बायस। अब अगर वो फॉरवर्ड बायस, क्योंकि उसी की एप्लीकेशन करनी है और उसी की एप्लीकेशन करनी है, अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो वो करंट फ्लो कराएगा। मान लो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि इसका नी वोल्टेज क्या है या फिर सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या है, कुछ नहीं बोला, तो आप शॉर्ट वायर बना करके सवाल कर देंगे। अगर मान लो उन्होंने नी वोल्टेज दिया तो एक अपोजिंग बैटरी बना लेना, पी साइड से करंट एंटर कर रहा होगा डायोड में, तो अपोजिट बैटरी बना लेना 0.7 0.3 या जो भी आपको वोल्टेज दिया होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज आपको दिया होगा। रेजिस्टेंस दिया है तो लेना, नहीं दिया है तो नहीं लेना। रिवर्स बायस में आपको हमेशा उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या फिर ओपन सर्किट के जैसा ही बिहेव करना है, उसको लेकर चलना है। ये सारे के सारे सवाल आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के ही कहीं ना कहीं हो जाते हैं। आपने ट्रांसफार्मर को एक एसी इनपुट दिया, तो या तो ये इस वोल्टेज को बढ़ा देगा, या तो ये इस वोल्टेज को बढ़ा देगा, या तो ये इस वोल्टेज को कम कर देगा। तो ये एसी को एसी में ही रखता है, ऐसा नहीं है ये अल्टरनेटिंग करंट को ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर रहा है, नहीं, ये एसी को एसी में ही रखेगा। ये या तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर करा देगा, मतलब स्टेप अप करा देगा, या स्टेप डाउन करा देगा। याद आ रहा है? हां। टर्म्स इन सेकेंडरी साइड इज मोर देन द प्राइमरी साइड। 100% E2 by E1, याद करिए फॉर्मूला E2 by E1 इज इक्वल टू N2 by N1 होता था। ये हमारा फ्लक्स लिंकेज की वजह से आता था, और अगर 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर होता था तो I1 by I2 हमारे पास और आ जाता था, जब आप पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट करते थे। तो इसका मतलब सकता है व्हाट आर रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर का काम हमारे पास एक ऐसा होता है कि ये एक अल्टरनेटिंग इनपुट को, अगर आपने यहां पर एक अल्टरनेटिंग इनपुट दिया है तो ये इसका क्या काम करेगा, ये इसका एक डीसी आउटपुट देगा। डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट हमारे पास ये देगा। मतलब डायरेक्ट करंट कैसा होता है सर, जिसमें करंट की ना ही मैग्नीट्यूड ना ही डायरेक्शन चेंज करता है, डायरेक्ट करंट, राइट। तो इसमें अब ऐसा भी हो सकता है जिसको हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि इसका जो आउटपुट होता है कुछ इस प्रकार से आता है, थोड़ी देर तक करंट आएगा फिर नहीं आएगा, फिर करंट आएगा फिर नहीं आएगा, एंड सो ऑन। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। आधे को रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई करना मींस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब ऐसा भी हो सकता है कि आधी वेव को रेक्टिफाई करे, या फिर हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव हमारे पास रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर है पूरे जो हमारे पास आउटपुट है, इसको पूरे आउटपुट को, वो पूरे एसी को ये एक डीसी में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज योर फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो दोनों का अंतर समझ गए। ट्रांसफार्मर एसी को एसी में ही वोल्टेज बढ़ाता घटाता है, और रेक्टिफायर एक एसी को डीसी में हमारे पास कन्वर्ट कर देता है। हाफ वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है, फुल वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है। अब बात आ रही है, ठीक है, फिर यहां पर आप दो लाइन खींचेंगे, और यहां पर है आपकी एक सेकेंडरी कॉइल। ये रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रांसफार्मर का। नहीं तो पूरा ट्रांसफार्मर आप कैसे बनाते थे सर, हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होता था, यहाँ आपका प्राइमरी है, यहाँ आपका सेकेंडरी है। हाँ, तो यहाँ पर आप एक एसी इनपुट लगाते हैं तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलता था, ये करते थे। इसी का एक रिप्रेजेंटेशन है दिस इज द साइड है ट्रांसफार्मर का, और ये आपका सेकेंडरी साइड है ट्रांसफार्मर का। तो ये दो लाइन क्या है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। इन दोनों के बीच में फ्लक्स लिंकेज है बिकॉज़ ऑफ द आयरन कोर। तो ये अगर मैं बात करूं, ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है सर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके लिए क्या है, ट्रांसफार्मर। ठीक है, और E प्राइमरी दैट इज इक्वल टू N सेकेंडरी बाय N प्राइमरी। मतलब इसने अपने जो भी वोल्टेज आपने लगाया है, इसने यहाँ पर एक वोल्टेज दे दिया, जैसे मान लीजिए प्लस माइनस इस प्रकार से एंड प्लस माइनस इस प्रकार से। ठीक है, दूसरे साइड के सर्किट में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर है हमारे पास एक डायोड, और ये आता है एक रेजिस्टेंस लाइक दिस। दिस इज योर लोड रेजिस्टेंस, और ये हमें लेना है आउटपुट। ये पूरा अरेंजमेंट है, दिस इज योर हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। पूरा अरेंजमेंट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें ट्रांसफार्मर भी यूज किया गया है। क्यों, अगर मान लो मेरे को डीसी जो आउटपुट है वो ज्यादा चाहिए तो मैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करूंगा, अगर कम चाहिए तो स्टेप डाउन यूज करूंगा। अब वर्किंग पूछ जाएगी, वोल्टेज या करंट प्रोवाइड कर रही है, तो देखना क्या होता है। ठीक है, ग्राफ बनाना इनपुट साइड का, रफ ग्राफ। तो इनपुट साइड में सर हमारे पास साइनोसाइडल इस प्रकार से साइनोसाइडल इनपुट आ रहा है। मैंने कहा हाँ, ये हमारे पास साइनोसाइडल इनपुट है, बिल्कुल। तो जब हमारे पास दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव हाफ साइकिल, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड सो ऑन, राइट। तो आपको दो डायग्राम बनाने हैं कि अगर हमारा इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल में है, पीएससी मींस पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो यहां पर पॉजिटिव होगा, यहां पर नेगेटिव, दूसरे साइड में भी प्लस एंड नेगेटिव। तो जरा समझ रहा, दिस इज योर पी एंड दिस इज योर एन। जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा तो ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक सेम फेज ट्रांसफार्मर, एक अपोजिट फेज ट्रांसफार्मर। कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा कि सर ये प्लस है, ये नेगेटिव, उस किताब में इसको नेगेटिव इसको प्लस ले लिया, दैट इज अपोजिट फेज ट्रांसफार्मर। कॉइलिंग उल्टी होगी, कोई दिक्कत नहीं। आप सेम फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में था तो डायोड अगर आप देखें तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। हां सर, क्योंकि इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर बैटरी का काम करता है। तो यहां पर हायर पोटेंशियल पी साइड, लोअर पोटेंशियल एन साइड। तो मान लो कि जो भी आपका ईएमएफ आया, जो भी आपका यहां पर ईएमएफ होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, ये हमारे पास शॉर्ट सर्किट का यहां पर काम करेगा। तो जो भी आपका यहां पर ईएमएफ होगा वही ईएमएफ आपको आउटपुट मिल जाएगा, राइट। अब हम लोगों ने यहां पे बिल्कुल डिटेल में बात करी, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी है, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ प्राइमरी इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंडरी। तो आपके लिए अगर मान लो 10 वोल्ट यहां तक आरएमएस है, तो यहां का भी 10 वोल्ट आरएमएस आएगा। तो ये जो आउटपुट आएगा बिल्कुल इसके जैसा ही आएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, आउटपुट बढ़ता जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको आउटपुट मिलेगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हमारे पास जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, जरा सुनना, इन नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास क्या होगा, ये जो आपकी कॉइल थी बेटा, यहाँ पॉजिटिव था, हाँ, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ठीक है, अरे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। पी को आपने नेगेटिव साइड से कनेक्ट करा है, लोअर पोटेंशियल कनेक्ट करा है, तो ये हमारे लिए ओपन सर्किट का काम करेगा सर। मैंने कहा, और ये हमारे लिए लोड रेजिस्टेंस के साथ ऐसे कनेक्टेड है, तो क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, नहीं सर, आउटपुट दैट विल बी इक्वल टू 0। तो जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो आउटपुट कुछ आएगा नहीं, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा, फिर से ऐसे आएगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से 0 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएगा, ऐसे आएगा, और फिर 0 हो जाएगा, लाइक दिस।
ठीक है, ये इस प्रकार से इसको बढ़ाना है या घटाना है तो हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स से आप ईएमएफ को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर अगर मान लो आपने स्टेप डाउन करा, यहां 100 वोल्ट होगा तो मान लो यहां पे 50 आ गया, तो अब ये मैक्सिमम 50 तक जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 50 तक जाएगा, फिर 0 होगा, फिर 50 तक जाएगा, फिर 0 होगा, लाइक दिस। क्या आपको बात समझ आई? एक ट्रांसफो 50 वोल्ट का था, 50 वोल्ट का ही चाहिए तो आप डायरेक्टली अपना अल्टरनेटिंग सोर्स को यहां पर लगा सकते हैं। यस, अगर आपने एक अल्टरनेटिंग सोर्स ले लिया इस प्रकार से, राइट? अब यहां पर आपका एक डायोड है D1 इस प्रकार से, और यहां पर इससे बिल्कुल सेंटर टैप, ये कौन सा है हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड सेंटर टैप रेक्टिफायर। ठीक है, अब जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे जरूरी नहीं है सेंटर टैप हमारे पास है, देखना लोड रेजिस्टेंस आपका ये है, दिस विल बी योर आउटपुट, और एक डायोड आपका यहां पर है D2 लाइक दिस। ये सर्किट आपको बनाना है, ये आपके एनसीईआरटी में है, सेंटर टैप है। आप सर सेंटर टैप मतलब ये जो आपका इंडक्टर आपने बीच में इसको यहां पर कनेक्ट कर रखा है, एक बैटरी ऊपर मिलेगी, एक बैटरी नीचे मिलेगी, आप ध्यान से देखना। अब हुआ क्या, फुल वेव रेक्टिफायर नाम से पता लग रहा है पूरी वेव को रेक्टिफाई करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो सर इसका ग्राफ कैसे बनाया, चलो देखो भाई कैसे करना है। और ये वर्किंग बेटा अपनी अंग्रेजी में देना, इनपुट का हम लोगों ने ग्राफ बनाया, तो इनपुट का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे है, इनपुट का हमारे पास कुछ ग्राफ इस प्रकार से PHC NHC, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो दो चीजें आपको पहला डायग्राम बनाना है और ये रिप्रेजेंटेशन बता देना कि भाई ये वाला हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, दिस इज नथिंग बट योर ट्रांसफार्मर। आप स्टेप अप यूज करना चाहिए, स्टेप डाउन यूज करना चाहिए, आपके ऊपर है। यहां 10 वोल्ट से 20 वोल्ट बनाना हो, 50 वोल्ट बनाना हो, जो भी करना हो स्टेप अप यूज करना पड़ेगा। दिस इज योर प्राइमरी साइड एंड दिस इज योर सेकेंडरी साइड। ये है आपकी प्राइमरी, ये है आपकी सेकेंडरी, दिस इज NP NS और रेशियो आपको पता है, ये है आपका ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो आपने अब इनपुट दिया है, देखना डायोड D1 और D2 कैसे काम करते हैं। तो पहले आपको यहां पर बताना पड़ेगा इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम लोग बात करें तो यही डायग्राम एक और बार बनाना, काम चल रहेंगे पर आप भी काम चल रहा है, यहां पर ये कॉपी पेस्ट कर दे, यहां पर भी पॉजिटिव आएगा, यहां पर भी नेगेटिव आएगा, राइट? तो अगर आप देखें तो दिस इज योर हायर पोटेंशियल, दिस इज योर लोअर पोटेंशियल। ये वाला डायोड का P इधर है, N इधर है, P इधर है, N इधर है। तो अगर आप देखें तो हायर पोटेंशियल P साइड, लोअर पोटेंशियल P साइड, तो इस वाले में पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो D1 डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो जाता है और D2 डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाता है। तो इसमें फायदा क्या होगा कि आपका जो भी यहां पर आपका यहां पर डायोड है ये शॉर्ट हो जाएगा ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है और ये आपका ओपन हो जाएगा लाइक दिस। तो आपका पॉजिटिव यहां बना था, नेगेटिव यहां पर बना था, तो ये वाले डायोड की वजह से एक करंट हमारे पास यहां पर फ्लो होता है और आपका आउटपुट मिल जाता है। क्लियर? ये वाला करंट का हमारे पास फ्लो है, ये किस डायोड की वजह से आ रहा है, ये D1 डायोड की वजह से हमारे पास आउटपुट आया। फिर आपको बनाना है अपना नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर हम लोग इन नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें, नेगेटिव हाफ साइकिल तो जल्दी बिल्कुल इसका उल्टा होगा। हाँ सर, अब ये वाला नेगेटिव होगा, ये वाला आपका नेगेटिव होगा, ये वाला आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव की जगह यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव। अब ये लोअर पोटेंशियल इसके साथ है, हायर पोटेंशियल इसके साथ है, तो अब उल्टा वाला डायोड काम कर जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये काम कर जाएगा। तो अब आपको दोबारा डायग्राम बनाना, बता देना कहां लोअर बनाया कहां हायर। तो इस वाले में D1 आपका रिवर्स बायस हो जाएगा और D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इसको ओपन कर देना बेटा, ये रहा आपका लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है, और ये वाला आपका शॉर्ट वायर बेसिकली हो जाएगा। तो हायर इधर था, लोअर इधर था, इस बार आपका इस वाले डायोड की वजह से आपका करंट फ्लो होगा। दोनों कंडीशंस में अगर आप देखें तो करंट हमारे पास राइट से लेफ्ट साइड में फ्लो कर रहा है और यहां पर भी राइट से लेफ्ट साइड में ही फ्लो कर रहा है। तो हमारे पास अगर देखें तो आउटपुट इस बार जो इसका नेगेटिव है, दोनों का सेम डायरेक्शन में आउटपुट आएगा और इस प्रकार से D2 इस प्रकार से हमारे पास D2 डायोड की वजह से आउटपुट बनेगा। उल्टा क्यों बन रहा है, क्योंकि दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल में सेम डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है, मींस सेम डायरेक्शन में ही आपका ग्राफ बनना चाहिए। कोई बच्चा बोले सर मैं इसको नीचे बना सकता हूं, हां पॉजिटिव और नेगेटिव आपके रेफरेंस के ऊपर है। करंट अगर जैसे D1 की वजह से आएगा, फिर दोबारा D2 की वजह से आएगा, फिर दोबारा D1 की वजह से आएगा, फिर दोबारा D2 की वजह से आएगा, सो ऑन, इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा। अरे ये प्रॉपर डीसी नहीं है, ये दिस इज योर पार्शियल डीसी एसी, ये आपका पार्शियल डीसी एसी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट की वजह से ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट की वजह से इसका वैल्यू चेंज कर रहा है। यस, एंड दिस इज योर हाफ वेव। दोनों के आउटपुट ऐसे हैं, दिस वाज योर, वेरी गुड, ये हुई ना बात। देखो भाई ओमेगा टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट करंट का जो कंपोनेंट है उसका ओमेगा 0 है, दैट मींस उसके लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा, ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डायरेक्ट कंपोनेंट, डीसी कंपोनेंट। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट करंट को अपने अंदर आने नहीं देगा, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और जो एसी है उसका जो ओमेगा है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो रेजिस्टेंस तो इसको भी ऑफर करता है लेकिन ये फाइनाइट है, लेस है, कोई ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं होता, फाइनाइट एंड लेस। तो इसको यूज करेगा फॉर चार्जिंग, यूज करेगा फॉर चार्जिंग। अपनी भाषा में समझा देना, ठीक है, तुम पे बहुत ज्यादा विश्वास है, मेरे को तुम समझा ले जाओगे। ध्यान से, रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दो और जो आपका लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दो। यही कैपेसिटर हमारे पास फिल्टर सर्किट का काम करेगा। क्यों? क्योंकि जरा नोटिस करना यहां पर क्या होगा कि यहां पर हमारे पास इस कैपेसिटर के पास डीसी कंपोनेंट भी आएगा और एसी कंपोनेंट भी आएगा, है ना, यही वाला है, इसमें एसी और डीसी दोनों है। तो जो एसी वाला है वो कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा, इसको चार्जिंग में यूज कर लेगा। डायरेक्ट करंट वाला ही आपका यहां पर आउटपुट बेसिकली आ जाएगा। मतलब बेसिकली दो चीजें आ रही थी, डीसी और एसी हमारे पास, तो उन्होंने क्या करा कि डीसी वाले को पास होने दिया और एसी वाले को यूटिलाइज करवा दिया फॉर कैपेसिटर चार्जिंग। अब कई बच्चे कहते हैं, मैंने एक बार पूछा कि बेटा बताओ कैपेसिटर ये यहां पर पढ़ा चुके थे, कह रहा सर समझ नहीं आया। मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं समझ आया, हमने पढ़ाया तुम्हें, बस कोई था कथा कहीं का। हां, डायरेक्ट करंट में हमारे पास कोई टाइम पीरियड ही नहीं है भाई, तो उसका ओमेगा नहीं होता है, तो ओमेगा विल बी 0, तो इसके लिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है हमारे पास। तो यहां पर होता क्या है कि एक्चुअली में दोनों हिस्से आ रहे हैं, डायरेक्ट हमारे पास डीसी और एसी, तो एसी वाला ये खा गया और डीसी वाला इसमें चला गया, तो जो आपको आउटपुट मिलता है वो देखने में आप एनसीईआरटी में भी देखोगे तो ऐसा है, फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है, ये इसका फाइनल आउटपुट कुछ ऐसा बनाना। ठीक है, कि इसके अंदर से एसी और डीसी है तो ये थोड़ा सा इसको स्टेबलाइज कर देता है, ये इतना कर्व टाइप से नहीं मिलेगा, फिर 0 हो जाएगा,
फिर ये हमारे पास थोड़ा सा स्टेबलाइज कर देगा, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर ये स्टेबलाइज कर देगा, फिर ये जीरो हो जाएगा। कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा, फिर ये स्टेबलाइज कर देगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, 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 फिर ये ऐसे। ये थोड़ा सा वेवी टाइप का होता है। हाँ, लॉजिक तो है बंदे में 100%, तो कैपेसिटर भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं हम लोगों ने डीसी तक पहुंचा दिया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ रेक्टिफायर। क्लियर सारे बच्चे? की आपको बात है कि जो एफिशिएंसी दैट इज अराउंड 40.6 वोल्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी जो कन्वर्जन की होती है दैट इज 80.2। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे समझना कि हमारे पास अब ये एक वेव आई, ये पूरा का पूरा हमारे पास एक वेव था, फिर ये पूरा का पूरा हमारे पास एक वेव था। इसने अब ये वेव ऐसे बना दी है, ये रहा वेव, फिर ये वेव ऐसे बना दी है। तो अगर आप देखें कि अगर इसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो इसने इस वाली वेव को, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है जो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज आती है, तो इसने इस वेव को इसी टाइप में ही कन्वर्ट करा है। तो टाइम पीरियड इसका अगर टी है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक ऐसा टाइम जिसके बाद वेव रिपीट कर रही हो। यस, तो अगर इसका टाइम पीरियड हमारे पास टी है हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो यहां पर भी टी ही आ रहा है। तो अगर इसकी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी भी रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी देर के बाद ये वेव्स बनाता चला जाएगा, दैट इज सेम। ठीक है, फिर फुल वेव रेक्टिफायर की, इसके लिए कंप्लीट वेव यहां तक थी, फिर कंप्लीट वेव यहां तक थी। अब इसके लिए कंप्लीट वेव क्या है? यही है, क्योंकि वेव रिपीट होना स्टार्ट हो रही है, तो इतना यही आपके लिए टाइम पीरियड होगा। इसका टाइम पीरियड ये, ठीक है। तो अगर आप देखिए, अगर इसका टाइम पीरियड टी था, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? t/2 हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू हो जाएगी। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कितने में कन्वर्ट हो गई? 100 हर्ट्ज में। तो रिपल्स मतलब पानी के अंदर जैसे लहरें आती हैं, वैसे इसके वेव आउटपुट में भी कुछ वेव्स टाइप से बन रही हैं, उसी की फ्रीक्वेंसी को रिपल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई खतरनाक बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास ग्राफ एलईडी सोलर सेल, ठीक है, और लास्ट है आपका जीनर डायोड। एक सवाल आता है, तो मैंने आपको कहा था ये पीएन जंक्शन से आ सकता है या फिर हमारा लॉजिक गेट से। तो पीएन, अब जरा इन तीनों की बात करते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूं, अभी आपको सब कुछ समझ आएगा, मजा आएगा, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तीनों केसेस में लाइट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। किसी में फॉरवर्ड बायस है, किसी में रिवर्स बायस है, किसी में नो बायस है। तो अच्छे से एक बार याद कर लेना स्टेटमेंट्स कम से कम, कि एलईडी हमारे पास कैसे काम करती है, फोटो डायोड कैसे, डिटेक्शन ऑफ लाइट। डिटेक्शन ऑफ लाइट, मान लो कि एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, बस यूज करने का तरीका जरा देखना। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर लाइट गिरती है। ठीक है, हमारे पास जरा ध्यान से समझना क्या वर्किंग है। हम लोगों ने ये बात करा था कि सर पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस प्रकार से होता है। एक साइड है हमारे पास पी, एक साइड है एन, और हमारे लिए यहां पर है ऐसे, यहां पर है ऐसे, बिल्कुल। इधर है आपका पी पॉजिटिव, पी पॉजिटिव, पी पॉजिटिव, पी पॉजिटिव। इधर है आपका बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। पी टाइप में आपका क्या रहता है? सर होल्स मेजॉरिटी में रहते हैं, एक आध इलेक्ट्रॉन भी बना देना, मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी बना देंगे। ठीक है, और एन टाइप में सर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मेजॉरिटी में रहते हैं। ये इस कंडीशन पर रुका हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? हम लोगों को ये बात पता है कि अगर कोई भी डायोड रिवर्स्ड बायस में होता है, इन रिवर्स बायस, there is reverse saturation current, there is reverse saturation current। ये ग्राफ याद रखना है जेईई मेंस के लिए, और वर्किंग भी याद रखनी है कि हमारे पास आई माइक्रो वो नैनो एम्पियर में होता था, और वोल्टेज हम लोग नेगेटिव में लगाते थे, तो उसका ग्राफ कैसा होता था? कुछ ऐसा होता था। यस, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले का ग्राफ हमारे पास ऐसा होता था, रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब हुआ क्या कि हम लोगों ने इस डायोड को एक रिवर्स बायस सिचुएशन में लगा रखा है, पी को नेगेटिव से, एन को पॉजिटिव से, लाइक दिस, लाइक दिस। तो होता क्या था सर? पी साइड के जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे इलेक्ट्रॉन, वही जंप कर रहे थे और इसके होल्स में जाकर के ऑक्यूपाई हो रहे थे। तो करंट तो हमारे पास बन रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तो करंट तो हमारे पास बनता है, दिस इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये नैनो एम्पियर के ऑर्डर में हमारे पास करंट बन रहा होता है, बहुत ही कम, जिसको हम लोग आइडियल केस में जीरो ही मान लेते थे। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। अब हुआ क्या, हम लोगों ने इसी डिवाइस को रिवर्स बायस में करा, और मान लो कि एक हमारे पास एक डब्बा था जिसके अंदर रिएक्शन होनी है। अब मुझे ये डिटेक्ट करना है कि वहां रोशनी निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो हमने क्या करा, उस डिवाइस को उठा करके उस डब्बे में रखा, बंद कर दिया, और एमीटर निकाल करके बाहर रीडिंग ले लिया। तो हमने देखा कि अभी केमिकल रिएक्शन होने वाला है, होने वाला है, और एक रिवर्स सैचुरेशन करंट हमारे पास पहले से ही फ्लो कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डार्क करंट। क्या कहते हैं इसको? डार्क करंट। क्यों? क्योंकि उस डब्बे में अंधेरा होगा अभी, उस डब्बे में, जिस डब्बे में मेरे को रिएक्शन चेक करनी है कि वहां रोशनी निकल रही है या नहीं निकल रही है, वहां तो प्रॉपर अंधेरा होगा। हाँ, हमने डायोड को उठाया, उसके अंदर रखा, और उसका एमीटर बाहर लेकर के बैठे हुए हैं। अब देखना कैसे काम करता है। अभी करंट आ रहा है हमारे पास 2 नैनो एम्पियर, 2 नैनो एम्पियर, 2 नैनो एम्पियर, 2 नैनो एम्पियर, ऐसे करंट आ रहा है, क्योंकि हमारे उस डब्बे के अंदर प्रॉपर अंधेरा होगा, और ये डायोड रिवर्स बायस्ड है। अब क्या हुआ, अचानक फटाक से क्या हुआ, वो रिएक्शन, जैसी रिएक्शन हुआ लाइट निकली। अब हुआ क्या, जैसे ही लाइट इसके ऊपर आकर के गिरेगी, इस डायोड के ऊपर आकर के गिरेगी, ये जो आपकी लाइट है, ये यहां पर क्या करती है, बॉन्ड ब्रेक कर देती है। मैं यहां पे लिख रहा हूं बॉन्ड ब्रेक। डिप्लीशन रीजन में ये लाइट ऐसी गिराई जाती है जिसका सिर्फ डिप्लीशन रीजन पर गिरता है, यहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो सर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना। हाँ, तो जैसे आप नोटिस करेंगे बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेगा। हाँ, तो एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा और एक होल आएगा। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा सर? ये इलेक्ट्रॉन इस साइड भागेगा, पहले से भी जा रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, लाइट इंसिडेंट ऑन डिप्लीशन लेयर। सर इसी के ऊपर गिराई जाती है लाइट। हाँ, डिवाइस ही ऐसे बनाया जाता है कि लाइट जो भी गिरे वो डिप्लीशन लेयर पर गिरे, वहां पर बॉन्ड ब्रेक कर जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर डेवलप, ये इलेक्ट्रॉन और होल पेयर डेवलप होते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स एन, ये एन साइड की तरफ भागता है। तो सर क्या हो गया उससे? अरे पहले भी 3-4 तो जा ही रहे थे, जो ये हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स थे, ये नेगेटिव वाले से रिपेल खाकर के इधर जा रहे थे। इलेक्ट्रॉन का जंप इधर हो रहा था तो करंट हमारे पास सर्किट में बन रहा था। अब हुआ क्या, जैसे उस डब्बे में
रिएक्शन होनी स्टार्ट हुई, अभी लाइट निकली नहीं, तो रिवर्स बायस में है, हमने एमीटर बाहर निकाल करके भाई साहब सारा चश्मा पहन के बैठे, भाई साहब फट ना जाए, ठीक है, हम बैठे, हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से तो बहुत ही कम करंट था, इसीलिए क्योंकि उस डब्बे के अंदर अंधेरा होगा तो इसका नाम हम लोगों ने कहा जो 2 नैनो एम्पीयर हमें दिख रहा है उसका हमने कहा डार्क करंट। क्यों? क्योंकि उस डब्बे के अंदर अंधेरा है और अभी जो भी करंट है फ्लो हो रहा है दैट इज योर डार्क करंट। अब हुआ क्या, जैसे उस डब्बे के अंदर केमिकल रिएक्शन हुई और अगर लाइट निकली तो ये लाइट आकर के गिरती है डिप्लीशन लेयर पर। हम तो बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म बना रहे हैं, उसका डिवाइस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जैसे गिरेगी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेंगे। ये 4-5 इलेक्ट्रॉन तो जा ही रहे थे, ये ससुरा इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए इनके साथ, जैसे और इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे तो क्या करंट बढ़ेगा। हाँ, तो ये करंट जैसे हमारे पास लाइट इस पर गिरती है तो ये करंट हमारे पास राइज कर जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए, थोड़ा 2 नैनो एम्पीयर 2 नैनो एम्पीयर 2 नैनो एम्पीयर आ रहा था 4 हो गया 4 तो अचानक से करंट कैसे बढ़ा? डेफिनेटली उस डब्बे के अंदर कोई ना कोई लाइट इस पर गिरी होगी तभी ऐसा हुआ होगा, राइट। तो हमारे पास यहां पर करंट इंक्रीज हुआ, जैसे ही करंट इंक्रीज हुआ हम यहां पर कह देते भाई लाइट डिटेक्ट हुई है उस डब्बे में, लाइट डिटेक्टेड। तो इसका काम क्या है? इसका काम फोटो डायोड का हमारे पास काम होता है लाइट डिटेक्शन का, ठीक है। क्या आपकी बात, कोई फॉरवर्ड बायस नहीं, कोई रिवर्स बायसिंग नहीं है, आपका पीएन जंक्शन ही, लेकिन इसमें कोई बायसिंग नहीं होती है। ये एक सेल टाइप से है सर, लाइट गिरती है, लाइट गिरने की वजह से एक साइड इसका पॉजिटिव होता चला जाता है, एक साइड इसका नेगेटिव होता चला जाता है। बच्चों को ये बात पता होगा, अभी तो ये कहीं ना कहीं एक सेल के जैसा काम कर रहा है। हाँ, अब ये इसकी वर्किंग ध्यान समझना, सोलर सेल को बनाने के लिए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, लेकिन उसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है कि इसका जो पी साइड रखा जाता है वो पतला रखा जाता है, ठीक है। जैसे आपने सोलर पैनल देखा होगा तो एक लाइट आएगी तो पूरे ऊपर वाले सरफेस पे गिरेगी, जो ऊपर वाला सरफेस होता है दैट इज पी साइड, ठीक है, उसको थोड़ा पतला रखा जाता है। ये इसका डिप्लीशन लेयर मैं बना रहा हूं, थोड़ा सा नीचे कर देते, अरे ऐसे कर देते, हाँ, ये है आपका पी साइड और ये है आपका एन साइड। अब इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत सारी चीजें हैं। जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है उसकी थिकनेस हम लोग कम रखते हैं, उसका रीजन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि लाइट पेनिट्रेट कर पाए डिप्लीशन लेयर तक, ठीक है। तो पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी में क्या होते हैं सर? होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। माइनॉरिटी में क्या होते हैं सर? इलेक्ट्रॉन्स। और एन टाइप में मेजॉरिटी में क्या होते हैं सर? एन टाइप में मेजॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने कहा ये लो, एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो सोलर सेल हमारे पास होता है ये डिप्लीशन लेयर है, तो आपको पता है कि एन साइड में यहां पर पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव पी पॉजिटिव पी, मैं सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं, आपको ये बात तो पता ही होगा ना, नहीं तो जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास सेट होती है लाइक दिस, दिस इज योर डिप्लीशन लेयर। ये कौन सी लेयर है? डिप्लीशन लेयर। इसमें कोई बाइसिंग नहीं है, कोई बाहर से बैटरी नहीं लगा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब होता क्या है कि जो भी लाइट आती है वो डिप्लीशन लेयर तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। ये डिप्लीशन लेयर तक लाइट हमारे पास आती है, उसमें भी लाइट आ रही थी, इसमें भी लाइट आ रही थी, आखिर में जाके कंफ्यूज याद आओगे, पेनिट्रेट टू डिप्लीशन लेयर। ये डिप्लीशन लेयर तक पेनिट्रेट कर पाए, इसलिए हम लोगों ने यहां पर इसको पतला रखा होता है, ठीक है। अब तीसरी बात जरा यहां पर ध्यान से समझना, हमारे पास तीसरी बात, हमारे पास वहां पर जैसे लाइट पेनिट्रेट करती है तो बॉन्ड्स ब्रेक इन डिप्लीशन लेयर, बॉन्ड्स ब्रेक इन डिप्लीशन लेयर। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होएगा तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर फॉर्म। तो ये तो पहले जैसे ही, अरे हाँ है वैसे ही, लेकिन ध्यान समझ, हमारे पास इस रीजन की बात करूं, डिप्लीशन लेयर में जो ये रीजन था यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, अगर कोई भी बॉन्ड हमारे पास टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन बना और एक होल बना, तो इलेक्ट्रॉन किस साइड भागेगा सर? इलेक्ट्रॉन विल मूव टू दिस साइड क्योंकि फोर्स लगेगा QE। हाँ, और ये होल किस साइड मूव करेगा? क्योंकि फोर्स लगेगा QE। सर होल थोड़ा मूव करता है, होल में तो कोई चार्ज ही नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन हॉप करके इधर आएगा, होल इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन हॉप करके इधर आएगा, होल इधर चला जाएगा, होल का मोशन हमारे पास इस साइड हो जाएगा। समझ आई बात? हुआ क्या कि सनलाइट आकर के यहां पर गिरी, जैसी सनलाइट आकर के गिरी बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन बना और होल बना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन को नीचे भेज दिया और होल को ऊपर भेज दिया। इससे हुआ क्या सर? यहां पर एडिशनल और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होते जा रहे हैं, पिंक वाले पहले से थे, अब एडिशनल और इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। हाँ, और यहां पर और होल्स एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे सनलाइट पड़ेगी तो हमारे पास पी में आपके होल कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा और एन में आपका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। जब नोटिस करना आपके केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ये सब जो भी पढ़ाया गया था, एक इस पीएन जंक्शन में डायोड के अंदर लाइट गिरे जा रही है, यहां पर बॉन्ड टूटे जा रहे हैं, तो ये हमारे पास होल्स बनाता जा रहा है, इधर होल्स इकट्ठा हो रहे हैं, इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं। सो इकट्ठा करके करेंगे क्या बेटा? एफडी कर लेंगे, लपा मार दो यहां पे हमारे पास कनेक्शन। तो दोपहर के टाइम पे जैसे चार्ज होता रहेगा, फिर जब आपकी लाइट चली गई तो आपने क्या करा? बटन ऑन किया, तो यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होगा, तब जाकर के करंट हमारे घर में आता है, तो जो भी आपके घर का काम है वो हो जाता है। यस, जंक्शन डायोड है, ध्यान सुनना, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, इन फॉरवर्ड बायस। ध्यान सुनना, ये जो हमारे पास फोटो डायोड है रिवर्स बायस है, सोलर सेल नो बायस है, और लाइट एमिटिंग डायोड याद ऐसे करना है कि यार सेल जो सोलर सेल होता है एक पे पॉजिटिव बनता है एक पे नेगेटिव, उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोई बैटरी हमने लगाई। अगर हमारे पास बैटरी होती तो हम सोलर सेल क्यों खरीदेंगे? समझ? बाद में भाई साहब आता है, मैं पहले बता रहा हूं, जिसमें होल्स ज्यादा है और एन टाइप का सेमीकंडक्टर हमारे पास ये रहा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। आपको ये बात पता है कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी होती है। हाँ सर, ठीक है। अब जैसे मान लो यही आपका एलईडी है, सर सारी जैसी शक्ल के, हाँ रुक जाओ, तो यहां पर एक पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करा ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन को यहां लोअर टर्मिनल से कनेक्ट करा ऐसे। अभी स्विच ऑन है, मतलब आपके घर में एलईडी, आप लोगों ने क्या बोला कि सर बल्ब है ना, तो बल्ब में जब आप स्विच ऑन करते हो तभी तो वो रोशनी देता है। तो एलईडी का काम क्या है? ये एमिट करता है लाइट, फोटो डायोड एमिट नहीं कर रहा है, वो एब्जॉर्ब करके फिर करंट दे रहा है, उल्टा है ना, करंट का फ्लक्चुएशन दे रहा है बेसिकली। तो अभी हम लोगों ने जैसे मान लो कि हमारे घर में अभी अंधेरा है, हमने कहा यार बल्ब जला दो, तो आप क्या करोगे? स्विच ऑन करोगे, स्विच ऑन करते ये जो एलईडी है दैट बिकम्स अ फॉरवर्ड बायस। जैसे आप स्विच ऑन करते हो इट बिकम फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता था हमारे पास सर? फॉरवर्ड बायस में होल्स इस साइड पुश होते थे और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड, ये नेगेटिव कैसे इलेक्ट्रॉन्स पुश होते थे, और अगर V एक्सटर्नल आपका ग्रेटर देन V नी है तो सर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जंप करना स्टार्ट करते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इधर जंप करना स्टार्ट करते हैं, ऑल्दो यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल था। तो जैसे आपने यहाँ पर इनको फॉरवर्ड बायस करा, इन फॉरवर्ड बायस इलेक्ट्रॉन जंप्स ओवर, जब इलेक्ट्रॉन इस साइड के एन साइड के, ठीक है, एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स जंप ओवर डिप्लीशन लेयर, ये डिप्लीशन लेयर से जंप करते हैं एंड ऑक्यूपाई दी वेकेंट साइट्स, वेकेंट साइट्स मींस होल्स की पोजीशन पर चले जाते हैं पी टाइप के। तो जरा नोटिस करना, कोई भी इलेक्ट्रॉन का होल की पोजीशन पर जाना दैट मींस बॉन्डेड फॉर्म। एक वेकेंट साइट थी, वहां पर जाकर के इलेक्ट्रॉन बैठ गया, तो दैट मींस वो बॉन्ड बना करके बैठा होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेट मोर स्टेबलाइज्ड, यहां पर इलेक्ट्रॉन बिकम मोर स्टेबलाइज्ड। हाँ सर, और अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड हुआ है तो ये एनर्जी एमिट करता है, एमिट्स एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसी से आपको यहां पर रोशनी बाहर निकलते हुए दिखाई देती है, दिस इज कॉल्ड लाइट एमिटिंग डायोड। अब कई बच्चों को डाउट होगा क्या है, क्लियर? ये है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन हमारे पास डायोड जब भी ये रिवर्स बायस में यूज होता है, ये रिवर्स बायस में यूज होता है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा था दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पियर, और वोल्टेज हमारा नेगेटिव में था। हाँ सर, ठीक है, वोल्टेज हमारा नेगेटिव में था। एक वोल्टेज के बाद याद है मैंने कहा था तुम नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स जंप हो रहे थे, तो करंट बना हुआ है कांस्टेंट। तुमने एक वोल्टेज ऐसा लगा दिया, ठीक है, तुमने एक ऐसा वोल्टेज लगा दिया कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे, रिवर्स बायस का कोई ग्राफ बनाया, वो बनाया, हाँ ये रहा हमारे पास फोटोडायोड। रिवर्स बायस में हो क्या रहा था सर, हमने अगर कोई भी बैटरी लगाई तो माइनॉरिटी कैरियर्स जंप कर रहे थे, तो जो भी करंट बन रहा है वो हमारा थोड़ा सा नैनो एम्पियर में बन रहा था। मैंने और बैटरी लगाई तो ऐसा थोड़ा इलेक्ट्रॉन पैदा करने लगी नहीं, हमारे पास वही जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स हैं वही जंप कर पा रहे, तो करंट बना हुआ है, बना हुआ है, बना हुआ है। मैंने कहा और करंट चाहिए, और करंट चाहिए, और करंट चाहिए, नीचे बढ़ती जा रही है हमारी। तो मैंने एक ऐसा वोल्टेज लगाया, तो भाई जो यहाँ पर सिलिकॉन एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना करके बैठे हैं, तो क्या उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है? नोटिस करना बेटा कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, अभी के लिए यहाँ पर सिलिकॉन के जो एटम्स थे, ये होल्स तो है ही, क्या उनके बीच में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे? हाँ, और ये वाले तो एक आध जो रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड टूट रहे उनसे फ्री हुए, और होल्स बोरॉन की वजह से आ गए। अब क्या हुआ, मैं नेगेटिव बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता जा रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से रिपेल खाकर इधर जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? हाँ जाना चाहेंगे। तो अगर मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव लगाया तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन भी भाई टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो 3-4 इलेक्ट्रॉन इधर कूद रहे थे उनके साथ ये भी जाना स्टार्ट कर जाते हैं, तो करंट सडनली स्पाइक कर जाता है, समझे? तो इसको हम लोग जीनर ब्रेकडाउन की बात यहां पर करते हैं, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, कि एक वोल्टेज के बाद सडनली करंट का स्पाइक हमारे पास आता है। ठीक है, अब इंसान को देखना तो लगेगा भाई यार जो V एक्सटर्नल है, ध्यान सुनना, V एक्सटर्नल अगर लेस देन जीनर वोल्टेज है तो ये नॉर्मल रिवर्स बायस के जैसे काम कर रहा है, नॉर्मल RB। अब इस पे सवाल बनने लग जाएंगे, अगर मेरा V एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन VZ है तो ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाता है, और जीनर ब्रेकडाउन रीजन में जाता है, तो इंसानों ने कहा अरे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, तुम कहोगे क्या, करंट सडनली स्पाइक करा है, तुमने कहा हाँ दिख रहा है, यार उल्टा सोच, क्या अगर मान लो इसके अंदर करंट बहुत तेजी से अगर मैं बढ़ाना स्टार्ट करूं, तो यहां वाले वोल्टेज पे करंट ये था और यहां वाले वोल्टेज पे करंट ये हो गया, करंट का चेंज कितना रैपिड हुआ है, यहां से यहां चला गया, लेकिन वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, उल्टा सोचो, ये ग्राफ इतना रैपिडली भागता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर हम लोग एक डायोड को रिवर्स बायस में लगाएं, मैंने कहा, और जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा हो, मैंने कहा, तो जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कभी भी चेंज नहीं करता। यहां पर देखना, पहले वोल्टेज 0 था, फिर बढ़ता गया, 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 यहां ब्रेकडाउन हो गया। आपने एक्सटर्नल वोल्टेज VZ से ज्यादा लगाया तो करंट सडनली स्पाइक कर रहा है, लेकिन जीनर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? सर यही रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि इधर के लिए भी यही है, 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 इधर के लिए भी यही है। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दूं रिवर्स बायस में, सच दैट एक्सटर्नल बैटरी का वोल्टेज जीनर वोल्टेज से ज्यादा हो, तो जीनर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा यही रहता है। हमने कहा हाँ, ये तो रेगुलेटर का काम करेगा। तो हमारे घर का अगर बैटरी मान लो इस सर्किट में वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो हमें रेगुलेट करने के लिए फिक्स वोल्टेज चाहिए। हाँ, तो जीनर डायोड अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेगुलेटर का काम करने लगता है। V एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन VZ, हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस जीनर इज फिक्स्ड, दैट इज VZ। तो एक्ट एज रेगुलेटर, ये रेगुलेटर का काम करेगा। कहीं पर भी अगर मेरे को फिक्स वोल्टेज चाहिए, ध्यान सुनो, तो मैं जीनर डायोड यूज करूंगा, रिवर्स बायस में यूज करूंगा, एक्सटर्नल वोल्टेज VZ से ज्यादा होगा तो हमेशा एक बैटरी का काम करेगा और रेगुलेटर का काम करेगा, उल्टा सोचो। हाँ समझना, कहीं पर भी अगर आप ऐसा डायोड देखो तो समझ जाना ये जीनर डायोड है। नॉर्मल डायोड ऐसे शो करते हैं, जीनर डायोड में ये ऐसे दो अलग से बना देते हैं, जरा समझना। जीनर डायोड इज अ नॉर्मल डायोड, जीनर डायोड इज अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। ये आपका पीएन जंक्शन डायोड ही है। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा होगा उनको लगता है कि जीनर डायोड, मेरे वर्ड को सुनना, जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में यूज होता है, ये किताबों में लिखा हुआ है, गलत। ये फॉरवर्ड, क्योंकि ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, ये फॉरवर्ड बायस में भी यूज किया जा सकता है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं, और ये रिवर्स बायस में भी यूज किया जा सकता है। इसी के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। ध्यान सुनना, एक जीनर डायोड है, ठीक है, यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस है, या ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, चलिए यहीं पर आपका एक रेजिस्टेंस है और यहां पर आपका एक रेजिस्टेंस है 10 ohms और ऐसे। एग्जांपल से ही समझा पाऊंगा बेटा जो थ्योरी मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। ये आपका जीनर डायोड है, ये डायोड का ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड बायस में यूज नहीं कर सकते। मान लो मैंने इसका नी वोल्टेज आपको दिया है, हमारे पास यहां पर भी एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं 5 ohms, ठीक है। ध्यान सुनना, फॉरवर्ड बायस में भी आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। नी वोल्टेज इज 0.7,
एंड VZ इज 0.5 सपोज। फिर क्या है, एक जीना डायोड, कहीं पर भी आपको ऐसा एरो टाइप का दिख जाए, समझ जाओ ये जीना डायोड है। जीना डायोड का फॉरवर्ड बायस में भी यूज कर सकते हो, रिवर्स बायस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको ना मैं पहले फॉरवर्ड एक इसमें इसी में अगले पार्ट में ये वाला रेजिस्टेंस मिलाऊंगा, जिससे दोनों करंट ऐसे जा रहा है तो नी वोल्टेज दे रखा है, हाँ, तो आप इसका 0.7 वोल्ट का आपने ये कर लिया, बैटरी बना लिया, ये आपका 10 वोल्ट का है, लाइक दिस, ठीक है। और यहां पर आपका 5 एंड 10। जिन बच्चों ने ये पहले पढ़ा हुआ है उनको ये लगता है कि जीना डायोड, इसका क्या करना है, कुछ नहीं, ये तो ब्रेकडाउन वोल्टेज तो रिवर्स बायस में यूज होता है, हाँ। तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो VZ हमारे पास है, उसका कोई यूज नहीं है, 0.7। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे करंट पूछना चाहूं तो VNet डिवाइडेड बाय Rnet करना है। चलिए तो हमें आते ही तो 10 माइनस 0.7 कर लेंगे, मैंने कहा डिवाइड बाय 15 कर लेंगे, अभी मैंने रैंडम डेटा लिया, ये आ जाएगा बिल्कुल। अब सर अगर मान लो हमें VNE नहीं दिया होता तो, इफ VNE नॉट मेंशन्ड, तो कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल डायोड में अगर नी वोल्टेज आपको मेंशन नहीं होता था तो आप क्या करते थे सर, शॉर्ट वायर बना देते थे। तो यही सवाल अगर आपको करना है तो आप इसको शॉर्ट वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आपका 15 ओम्स का रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका 10 वोल्ट की बैटरी हो गई। अगर कोई बोल दे कि करंट बता दो तो 10 डिवाइड बाय 15 हम लोग कर लेंगे 2/3, खत्म। अब बात आती है कि इसको रिवर्स बायस में कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। मैं दो केसेस लूंगा रिवर्स बायस के लिए, ठीक है। एक ऐसा सर्किट है, यहां आपका 10 ओम्स है, यहां आपका जीना डायोड है, ठीक है, इस प्रकार से, ये पी है, हाँ ठीक है, और यहां आपका 20 ओम्स है। तो ये सवाल बता रहा हूं बेटा, आपको इसी के ऊपर कुछ नहीं तो 40 सवाल मिलेंगे अपने पीवाईक्यूज में, सेम सवाल, डेटा चेंज हो रहा होगा बस। अगर पी, दिस इज योर एन, आपने यहां एक पॉजिटिव है, यहां एक नेगेटिव है, तो रिवर्स बायस में लगाया है। अब रिवर्स बायस में इसका बिहेवियर जरा देखना सारे बच्चे। अगर मान लो मैंने आपको ये जीना डायोड दिया जिसका VZ हमारे पास क्या है, दैट इज 5 वोल्ट सपोज। मैंने जीना VZ दिया है 5 वोल्ट, नी वोल्टेज भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया 0.7, और V एक्सटर्नल अगर मैं आपको बोलूं सपोज 3 वोल्ट। यहां से सुनना, अभी पहला केस, पहली चीज ये जीना डायोड है, हाँ सर, सिंबल से ही पता लग जाएगा। जीना डायोड फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, जरूर चेक करना। सर जीना डायोड यहां पर रिवर्स बायस में, अगर सर फॉरवर्ड बायस होता, नॉर्मल डायोड के जो सवाल लगाए हैं वही सवाल है, कोई चेंज नहीं है। नी वोल्टेज होगा तो नी वोल्टेज लेंगे, नहीं दिया है तो शॉर्ट वायर लेकर जैसे सॉल्व करते थे वैसे करना है। रिवर्स बायस हो गया, हाँ। अब रिवर्स बायस में दो चीजें देखना, जो आप यहां पर एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रहे हो, इसके अक्रॉस VZ कितना है 5, और ये 3 वोल्ट का है हमारे पास, जो आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है V एक्सटर्नल, दैट इज लेस देन VZ। तो इसका ग्राफ याद है रिवर्स बायस का, हाँ सर, इसका ग्राफ सर कुछ ऐसा होता था, आपने ये VZ की वैल्यू है आपके लिए 5 वोल्ट और आपने अप्लाई किया है 3 वोल्ट रिवर्स बायस में, तो करंट कितना बनेगा सर, नामात्र नैनो एम्पेयर। तो V एक्सटर्नल इज लेस देन, ये वाला इसके VZ से कम है, तो आप यहां पर सीधे क्या बात बोलेंगे, आप यहां पे बोलेंगे ये नॉर्मल रिवर्स बायस है, नॉर्मल रिवर्स बायस है, तो आप ओपन सर्किट कर देंगे। इस सवाल को आप अपना कन्वर्ट करके ऐसे लीजिए, ठीक है, 3 वोल्ट, यहां पर आपका 10 ओम्स, ये आपका ओपन रिवर्स बायस में ओपन हो गया नॉर्मल, और हमारे लिए यहां पर है 20 ओम्स। अब आपसे कोई भी करंट वरंट कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसमें से जो करंट जा रहा होगा दैट इज VNet डिवाइडेड बाय Rnet। तो VNet है आपका 3 डिवाइड बाय Rnet है आपका 30, तो 1/10 एम्पीयर। क्लियर हुई बात, दोबारा बोल रहा हूं, 3 क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए, मेजॉरिटी सवाल आपको इसका अगला केस मिलेगा, लेकिन अगर सवाल कुछ अच्छे सवाल अगर आ जाए, कई बच्चे फंस जाएंगे। जीना डायोड अगर फॉरवर्ड बायस दिख जाए, ये मत समझना कि इसमें कुछ करते ही नहीं थे, बताया ही नहीं है। जीना डायोड इज अवर नॉर्मल डायोड ओनली, नॉर्मल डायोड ही आपका जीना डायोड है। उसको अगर आप रेगुलेटर के जैसे यूज करना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर VZ से ज्यादा वोल्टेज लगा दीजिए, वो एक रेगुलेटर का काम करेगा, दिखाता हूं अभी कैसे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका एक जीना डायोड है, उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज भी दे दिया, नी वोल्टेज भी दे दिया, आपको क्वेश्चन में खुद से डिसाइड करना पड़ेगा किसको यूज करना है। ये P को हायर, N को लोअर, फॉरवर्ड बायस, नी वोल्टेज यूज होगा। अगर नहीं देता है शॉर्ट वायर, राइट। नी वोल्टेज को कैसे यूज करते थे सर, ये करंट ऐसे भेजना चाह रहा है, अपोजिंग नेचर में हम लोगों ने 0.7 वोल्ट की बैटरी बना ली। दूसरा, अगर हमारा सर जीना डायोड है, हमने बैटरी ऐसे लगाई, लेकिन जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो VZ से कम है, VZ कितना है, ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा अगर इस पर लगाओगे तो ब्रेकडाउन कर जाएगा, क्या करेगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा। तो अभी हम लोगों ने कितना लगाया, 3 वोल्ट, तो ये नॉर्मल V एक्सटर्नल लेस देन VZ चेक करना पड़ता है, तो ये नॉर्मल रिवर्स बायस है। नॉर्मल रिवर्स बायस में क्या करते थे, ओपन कर देते थे, सर ये ओपन हो गया, करंट हमारा कुछ ऐसे जाएगा, हाँ, और करंट अगर हमारे पास कुछ ऐसे जाएगा तो हम लोग करंट निकाल लेंगे। सर अगर मान लो केस नंबर 3, यही सारे सवाल है आपके, दोनों केसेस पर अभी सवाल नहीं आया, लेकिन मुझे पता है जिस दिन आएगा उस दिन बच्चे कहेंगे हैं ये रिवर्स बायस, ये तो जीना डायोड तो रिवर्स बायस में काम करता नहीं बेटा, फॉरवर्ड में भी काम करता है, ठीक है। हम लोग जब बीटेक में थे तो हम लोग फंसे। मैंने इस बार जो एक्सटर्नल यहां पर अप्लाई किया है दैट इज मान लो 20 वोल्ट्स, दैट इज सपोज 20 वोल्ट्स V एक्सटर्नल, और नी भी मैंने दे दिया है। अब भैया आपको एग्जाम में खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग इसको यूज करें या ना करें, इसको यूज करें या ना करें। सबसे पहली चीज ये जीना डायोड है, हाँ। सर इसका P ये है, N ये है, इसका हायर पोटेंशियल इधर है, लोअर पोटेंशियल इधर है, हाँ। तो सर हायर को N से करा है, मींस सबसे पहले जीना डायोड है, हाँ। और जीना डायोड में भी अगर आप नोटिस करें तो ये रिवर्स बायस में आप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। अब आपने एक्सटर्नल वोल्टेज क्या अप्लाई किया है, सर आपने 20 वोल्ट अप्लाई किया, V एक्सटर्नल दैट इज ग्रेटर देन VZ। तो इसका ग्राफ जरा नोटिस करना, अगर जीना डायोड का अगर आप ग्राफ पूरा बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, यस। आप इस पर चाहे कितना, आप इस पर चाहे जरा नोटिस करना, दिस वाज योर VZ 5 वोल्ट, राइट। आप इस पर चाहे कितना वोल्टेज लगा लो, जीनर डायोड पर तो 5 वोल्ट से ज्यादा जाएगा ही नहीं,
समझ रहे हैं चीज? आपने जीरो लगाया तो करंट जीरो, आपने करंट वोल्टेज बढ़ाते गए रिवर्स बायस में, करंट हमारे पास कांस्टेंट है, बढ़ाते गए करंट यहां पर सडनली स्पाइक कर गया। मतलब अगर आप देखें इस वोल्टेज से ज्यादा अगर आप चाहे कुछ भी लगा ले, जीनर डायोड पर वोल्टेज या तो हमारे पास या तो 5 वोल्ट रहेगा या 5 से हल्का सा ज्यादा, क्योंकि ये करंट इसी रेंज में ही है, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं वोल्टेज विल बी फिक्स्ड एज 5 वोल्ट्स। क्लियर? दैट्स हाउ इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर। जरा समझना, जीनर डायोड पे 5 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज हो ही नहीं सकता है, ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा, करंट इतना सडनली स्पाइक करेगा, इसके क्रॉस वोल्टेज फिक्स हो जाएगा। तो अब हमारा वी अप्लाई, वी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन वी जेड, एक्ट एज रेगुलेटर। कैसे रेगुलेट करता है आप जरा समझना। आप इस जीनर डायोड को हटा करके इस क्वेश्चन को आप ऐसा कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे ये 20 वोल्ट की बैटरी, ये आपका रेजिस्टेंस 10 ओम्स का, ये आपका एक बैटरी, ठीक है, कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट की, और ये आपका रेजिस्टेंस 20 ओम्स का। अगर आपको दिख जाए कि ये हमारे पास वी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन वी जेड, रिप्लेस इट बाय बैटरी, रिप्लेस इट बाय बैटरी ऑफ वोल्टेज VZ। आप उसको हटा करके एक VZ वोल्टेज की बैटरी बना लीजिए, ठीक है। करंट कैसे जा रहा था? ऐसे ही हमारे पास इन अपोजिंग नेचर, इन अपोजिंग नेचर। करंट हमारे पास कैसे जाना चाहता है? ये करंट हमारे पास ऐसे जाना चाहता है, तो उसको अपोज करने के लिए वो 5 वोल्ट की बैटरी बन जाता है। उसके क्रॉस वोल्ट बन कैसे गया? क्योंकि उसके ग्राफ को अगर आप देखें तो आप चाहे कितना वोल्टेज अप्लाई कर लीजिए, ये 5 वोल्ट से ज्यादा जाएगा ही नहीं, इसका ग्राफ ही वही है। इस वाले करंट के लिए भी 5 वोल्ट, 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 तो ये कहीं ना कहीं 5 वोल्ट से ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता। आप चाहे 100 लगा लो, 200 लगा लो, इसका ग्राफ 5 वोल्ट से ऊपर है ही नहीं, राइट? तो सर ये अगर आप नोटिस करें नोडल एनालिसिस से तो समझ आना स्टार्ट हो रहा है कि अगर आप 0 वोल्ट यहां ले लें तो इस बैटरी ने इसको +20 कर दिया, मैंने कहा राइट, हर सवाल में ये करूंगा मैं, ये 20 कर दिया, इसने यहां +5 कर दिया। अगर ये रेजिस्टेंस मेरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, क्या आप समझ पा रहे हो? इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स हो गया है, दैट इज 5 वोल्ट्स। ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। हमारे घर पे बिजली आई, अगर ये जैसे ही वोल्टेज इसके जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा होगा, ये अपने अक्रॉस वोल्टेज फिक्स कर लेगा। अगर फिक्स कर लिया, यहां चाहे कुछ भी कहानी क्यों ना हो जाए, इसके अक्रॉस का वोल्टेज फिक्स हो गया, तो सर्किट में वोल्टेज कितना जा रहा है? 5 वोल्ट। दैट्स व्हाई इन रिवर्स बायस, ध्यान से सुनना, जीनर डायोड इन रिवर्स बायस व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन ब्रेकडाउन वोल्टेज, इट एक्ट एज अ रेगुलेटर। क्योंकि ये इसके अक्रॉस का वोल्टेज 5 वोल्ट से ज्यादा जा ही नहीं सकता, तो ये एक बैटरी का काम करता है। और इसके अगर आप नोडल एनालिसिस करें 0 5, तो यहां पर कितना आ गया? 5, यहां पर कितना है? 0, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज फिक्स है भाई। अगर यही मेरा सर्किट होता तो उसका वोल्टेज फिक्स मिल जाए, इससे ज्यादा होगा कि कभी भी इससे ज्यादा वोल्टेज जाने ही नहीं देगा। दैट्स हाउ इट एक्ट एज अ रेगुलेटर। कहानी समझ आई? हां यार, इट एक्ट एज अ रेगुलेटर, कहानी समझ आई? इसका करंट कितना है? I1, तो भाई I1 होगा 20 - 5/10, तो 1.5 हमारे पास, ठीक है। इसमें कितना करंट जा रहा होगा? I2, सर 5 डिवाइडेड बाय 20, 1/4, ठीक है, 0.25 है ना, और 0.25 यहां है, तो इसमें से कितना जा रहा होगा? 1.25। समझ आई बात? आर दी कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, इसके अंदर बैटरीज होती हैं, ठीक है, कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, डायोड्स, बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से हम लोग एक लॉजिक गेट बनाते हैं, जो हमेशा आउटपुट तभी देगा, इसका आउटपुट आपको तभी मिलेगा जब आप एक वैलिड इनपुट देंगे। मतलब इट ऑलवेज गिव आउटपुट बेस्ड ऑन अ लॉजिकल स्टेटमेंट। ये आपको आउटपुट हमेशा एक लॉजिकल स्टेटमेंट के हिसाब से देगा। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल है एडर, ठीक है, एडर मींस ऐड करना, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1 से, और जो आपका 0 वोल्ट होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है 0 से। इनको हम लोग क्या कहते हैं? बिट्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? बिट्स, और इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाते हैं बाइट्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स बिकम बाइट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स दैट इज इक्वल टू बाइट्स। ध्यान समझना, कहीं पर भी अगर हम लोग 1 बोल रहे हैं दैट मींस 5 वोल्ट, कहीं पर भी हम 0 बोल रहे हैं दैट मींस 0 वोल्ट। हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन होता है। ये सारे डिवाइसेस +5 वोल्ट 0 +5 वोल्ट 0 +5 वोल्ट 0 इसी पे ही अपना सिग्नल दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बिट्स एंड बाइट्स। अब बात आती है इसमें और भी चीजें, जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होंगे उन्हें 2 की पावर n, 3 इनपुट सिस्टम, 2 इनपुट सिस्टम, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, वो हमारे काम की नहीं। जो कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे होंगे उन्होंने शायद हेक्साडेसिमल सिस्टम भी पढ़ा होगा, नाम पता होने चाहिए, ठीक है। एक होता है आपका OR गेट, एक होता है आपका AND गेट, और एक होता है आपका NOT गेट। नाम पता होने चाहिए। 3 गेट्स, 3 दरवाजे हैं, OR गेट, AND गेट, NOT गेट, ठीक है। OR गेट का जो सिंबल होता है कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। एंड गेट का सिंबल आपको चोकोबार के जैसा दिखाई देगा, तो चोकोबार चॉकलेट, चोकोबार, तो ये ऐसा दिखाई देगा। नॉट गेट का सिंबल आपको कहीं पर भी सवाल में ऐसा दिखेगा, या फिर कहीं पर डॉट ऐसे दिखेगा, राइट। ये 3 हमारे पास होते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, जहां से हम लोगों ने सारी कहानी स्टार्ट करी। फिर इसके बाद होते हैं हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स, फिर आते हैं हमारे पास 2 यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट, ठीक है। मतलब इट्स लाइक कि जैसे हमने तुम्हें पढ़ाया, तुम चौधरी बने नॉट, ठीक है। इनको यूनिवर्सल गेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको यूज करके तुम दुनिया के सारे गेट्स बना सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक यू, तुम्हें ही ज्ञान मिला उल्टा, यस। और नॉर गेट, और गेट प्लस नॉट गेट, और प्लस नॉट, ये आपका होता है नॉर गेट, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखता है, ठीक है, यस। अब कोलगेट, बिलगेट और ऐसे, ये है हमारा और गेट। इसमें 2 इनपुट होते हैं, एक आउटपुट, तो दिस इज द 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट हमारे पास,
मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट है। एंड गेट आपका कैसे दिखाई देता है सर? चोकोबार जैसे दिखाई देता है, बिल्कुल इस तरीके से। ये भी आपका 2 इनपुट है एंड 1 आउटपुट है। इसमें 2 इनपुट्स है, हमारे लिए 3 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, और एक आउटपुट है आपका। नॉट गेट आपका ऐसा दिखाई देता है, और ठीक है, ये वाला और नहीं, क्या लिखे? ऑल्टरनेटिवली। गधे भी तो बहुत है हमारे पास। ऑल्टरनेटिवली इसको ऐसे भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास, इसमें 1 इनपुट 1 आउटपुट होता है। 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही, और मींस या तो ये कोई सा भी इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। जैसे मान लो इसके 2 इनपुट थे बेटा, एक है ए, एक है बी, और ये है आउटपुट वाई, ठीक है। तो हमारे पास ये है ए, ये है बी, और इसका आउटपुट दैट इज वाई। अब तुम इनपुट में क्या दे सकते हो? या तो 0 या तो 1, क्योंकि पूरी लॉजिक गेट्स की कहानी 2 ही वोल्टेज पे चलती है, 5 वोल्ट और 0 वोल्ट, दैट मींस 1 और 0, 2 ही बिट्स में हमारे पास कहानी चलती है। अब 2 ही इनपुट है, या तो तू ये कर सकता है दोनों पर 0 वोल्ट दिया है ना, या तो तू ये कर सकता है एक पे 1 दिया, एक पे 0 दिया, एक इस पे 1 दिया, इस पे 0 दिया, दोनों पर 1 दिया। यही 4 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, 2 की पावर n पॉसिबिलिटीज रहती है। तो या तो ये दोनों ही 0 0 हो, या तो ये 0 1 हो, या तो 1 0 हो, या तो 1 1 हो। समझ आई मेरी बात? मैंने क्या बात बोली? तो इनपुट में जो 2 इनपुट्स थे, ए और बी इसके इनपुट्स हैं, तो इन पर क्या क्या दे सकते हैं सर? या तो 0 वोल्ट दे सकते हैं, या तो 5 वोल्ट दे सकते हैं, मतलब या तो 0 या तो 1। तो मैंने कहा कितनी पॉसिबिलिटीज है सर? दोनों को 0 दे दो, एक इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, इसको 1 कर दो, या दोनों को 1 कर दो। 4 पॉसिबिलिटीज ही है, राइट। सेम चीज यहां पर एंड वाले का भी जरा देखना, ए और बी है और आउटपुट है, तो ए बी और आउटपुट जरा देखना, इसमें कैसी पॉसिबिलिटीज हमारे पास रहती है? सर इसमें भी 2 इनपुट है, राइट, 0 और 1 ही 2 पॉसिबिलिटीज है। तो या तो ये दोनों 0 होंगे, या तो 0 1 होगा, या तो 1 0 होगा, या तो 1 1 होगा। सर ये तो एक ही इनपुट है और एक ही हमारे पास आउटपुट है, राइट। या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 1 हो सकता है। इनपुट पर या तो आप 0 वोल्ट दे दोगे, या तो 5 वोल्ट दे दोगे, यही पॉसिबिलिटीज हुई, राइट। और गेट क्या बताया? इनपुट में कोई सा भी अगर 1 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। याद रखिए, इनमें से इनपुट में कोई सा भी अगर 1 हो गया तो आउटपुट आपका 5 वोल्ट या फिर 1 आ जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों 0 तो 0, ठीक है। जैसे आपने कहा कि भाई एक गिलास पानी और तभी आउटपुट 1 होगा, क्लियर? तो जरा ध्यान सुनना, इसका हमारे पास आउटपुट, जब एंड गेट क्या होता है? जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज ये हमेशा 0 देगा, राइट। नॉट गेट ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है बेटा। पढ़ाई करो, होगा तो आउटपुट उसका उल्टा 1, और 1 होगा तो उल्टा 0, यस। रिवर्सिबल गेट, तुम रिवर्सिबल हो। जैसे टीचर बोले 7:30 हो गए भाई साहब, अब जाना। जो इसका आउटपुट होता है ए और बी के टर्म्स में होता है y इक्वल टू a प्लस बी। अब हमारे बच्चे क्या सोचते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नहीं ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है। प्लस जो साइन है दैट इज द सिंबल फॉर और। अगर आप कहीं पर भी आगे चल के प्लस देखें तो समझ जाना और गेट की कहानी। नहीं तो हम लोग, मैं भी बोलूंगा a प्लस बी, a इंटू बी, ऐसे बोलूंगा, a बार बोलूंगा, लेकिन ये प्लस मैथमेटिक्स वाला प्लस नहीं है, ये आपकी बूलियन अलजेब्रा होती है उसका, ये हमारे पास प्लस है बेसिकली। तो ये 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 2 होता है, ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। ये क्या कहने का मतलब है? 0 और 0 इनमें से कोई सा भी 1 नहीं है, आउटपुट 0। 0 और 1, 0 प्लस 1 कहने का मतलब 0 और 1 इनमें से एक 1 आ गया तो आउटपुट 1 है। 1 और 0 इनमें से एक इनपुट 1 आ गया, आउटपुट 1 है। 1 और 1, 1 प्लस 1 का मतलब 1 और 1 हमारे पास दैट इज 1। जो इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है y दैट इज इक्वल टू a इंटू बी। ये नॉर्मल आपके मैथमेटिक्स वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं है। एंड का रिप्रेजेंटेशन होता है डॉट, एंड का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ी है, जो वो भी नहीं आती आपको, मतलब हमारे बच्चे कितने क्लासिक है, ठीक है। तो इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, रिवर्सिबल गेट भी कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इसके इनको कॉम्बिनेशनल गेट्स भी कहते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन से ज्यादा बेटर है यूनिवर्सल। ये पूछा भी जा सकता है कि भाई एक बात बताओ कि हमारे पास कितने यूनिवर्सल गेट्स हैं? 2। कौन से? नैंड एंड नॉर। 2 ही आपके यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, एक होता है नैंड, ठीक है, एक होता है आपका नैंड, और एक होता है आपका नॉर। जो ये टेबल बना रहे हो ना बेटा, ये इनकी सच्चाई है, तो इसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल। इस गेट की पूरी सच्चाई यही है कि अगर ऐसा इनपुट आएगा तो ऐसा आउटपुट आएगा। ये इसका है ट्रुथ टेबल। तो आपको पीवाईक्यूज में देखने को मिलेगा, कई बार ट्रुथ टेबल बनाना होता है, कई बार इक्वेशन लिखनी होती है। ये है इसका ट्रुथ टेबल। इस गेट की सारी सच्चाई है। अगर आपकी सच्चाई आपके पिताजी को पता लग जाए, ये हमेशा नॉट एंड प्लस नॉट, मतलब जो आपका ये एंड गेट है इसके आगे आप एक नॉट गेट लगा दो, इसी को कहते हैं नैंड गेट। तो कई बार आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, और ऐसे यहां पर एक डॉट लगा दिया है, दैट इज द डॉट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्वर्टर, मतलब इसको इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जरा देखना, इसका कोई बोले ट्रुथ टेबल बना दो, ठीक है, इसका कोई ट्रुथ टेबल बना दो, तो 2 इनपुट है, एक आउटपुट होगा। अब याद करना कितना आसान है, 2 इनपुट है ए बी और एक है हमारा आउटपुट। तो ए और बी के लिए क्या पॉसिबिलिटी है सर? 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड गेट क्या करता था सर? एंड गेट होता जब दोनों 1 हो तभी आउटपुट 1 होता था। मैंने कहा हाँ। अब नॉट क्या करेगा? उसको पलट देगा, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज 1 कर देगा, उल्टा कर दिया। सिंपल। मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना। नॉर गेट क्या है? इनमें से इनपुट में से कोई सा भी अगर 1 हुआ, कोई सा भी अगर एक भी 1 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। एंड गेट जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट आपका 1 होगा। नैंड गेट उसका उल्टा है, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज हमारा 1 होगा। जरा ये समझना, नॉर गेट हमारे पास, ये भी हमारे पास और प्लस नॉट होता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर में? इस प्रकार से, आगे डॉट सा बना दिया, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, और के आगे नॉट लगा रखा है। तो इसका ट्रुथ टेबल अगर आपको कोई बोले तो ये भी बहुत आसान है, ए बी वाई, ए बी वाई।
दो इनपुट्स है, 0 1 की पॉसिबिलिटी है, तो या तो सर दोनों 0 हो सकते हैं या तो 0 1 1 0 1 1। बिल्कुल। और गेट क्या करता था सर, कोई सा भी अगर 1 हुआ तो आउटपुट 1 करता है। मैंने कहा ये बिल्कुल उसका उल्टा करेगा, कोई सा भी अगर इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट 0 कर देगा, इधर 1 कर देगा। क्लियर? इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसा रहता है बेटा सर, एंड गेट मींस डॉट, तो a डॉट b अ बार, दिस इज बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द नैंड गेट। और को किससे रिप्रेजेंट करते थे, प्लस से, तो ये हमारे पास होगा a प्लस b, और इन दोनों का और करके आपने नॉट कर दिया, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉर गेट। इनको कंबाइन करके आप दुनिया के सारे गेट्स बना सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ठीक है, अब जब आप आगे स्टडी में पढ़ोगे तो कितने कितने गेट्स हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इसके बाद भी होती है बहुत सारी होती है, लेकिन हमारा इससे काम चल जाएगा, कुछ फंडामेंटल चीजें। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा, मतलब जो लॉजिक गेट्स में जो आप अपनी अलजेब्रा लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, साइंटिस्ट का सरनेम था, उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो और एंड नॉट, और क्या होता था याद करो सर, और मींस कोई सा, ये स्टेटमेंट याद रहेगा तभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और मींस सर उनके बीच में प्लस होना, प्लस होना ये एडिशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये और की रिप्रेजेंटेशन है। इन दोनों के बीच में और गेट लगाओ, उन दोनों के बीच में और गेट लगाओ, इन दोनों के बीच में और गेट लगाओ। डॉट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड बार इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारे पास नॉट। क्लियर? और क्या होता था सर, कोई सा भी 1 हुआ आउटपुट 1, एंड सर जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, एल्स 0। नॉट सर उल्टा। क्लियर? अब जरा देखो, मैं इनके कुछ नंबर्स दे रहा हूं, इसको आराम आराम से लिखना। पहले इस वाले को फर्स्ट नंबर इसको दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ एंड नाइन्थ। ध्यान सुनना, ए क्या है, ए हमारे पास एक इनपुट है, ये 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बोला है, a प्लस 0, अब आप मैथ्स के मैं प्लस बोल रहा हूं, a प्लस 0 a होता है, a प्लस 1 1 होता है। ये डाउटफुल लगेगा, इनमें से कौन कौन से डाउटफुल लगते हैं, क्योंकि आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स, अगर मैं आपको एग्जाम में दे दूं a प्लस 0, तो आपकी नॉर्मल इंट्यूशन क्या बोलेगी सर, a प्लस 0 तो a ही होता है। बिल्कुल, तो इसमें गलती होने के चांसेस कम है, क्योंकि आपने बचपन से भी वही पढ़ा है। ये चीज में गलती हो सकती है, a प्लस 1 1 होगा हमारे पास, a प्लस a तो सर 2a होता है, हाँ तो इसका ध्यान रखना है, दैट विल बी a ओनली। a इंटू 0 तो इसमें तो सर 0 ही होता है, ये मैथ्स वाला चलेगा। a इंटू 1 सर a ही होता है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। a इंटू a स्क्वायर होता है सर, लेकिन यहाँ पर a ही होता है। क्या बात करो सर, ये कौन सी मैथमेटिक्स आ रहा हूं और इसमें तो अभी हम लोग बात करते हैं, जरा समझना। a की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर 0 और 1, ये हो सकता है। तो जरा फर्स्ट वाले को जरा देखना, हमारे पास प्लस मतलब समझ रहे हो ना बेटा, और गेट, तो मैंने कहा अगर a की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, 1 और 0 कितना आएगा बेटा सर, और गेट में कोई सा भी अगर 1 हुआ तो आउटपुट 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर a की वैल्यू 0 है तो सर 0 और 0 इनमें से कोई सा भी 1 नहीं है, आउटपुट 0 आएगा। मैंने कहा जरा ये नोटिस कर, जो तूने यहां पर रखा क्या वही आया यहां पर, हाँ जो तूने यहां पर रखा क्या वही आया यहां पर, हाँ तो a में a के साथ अगर 0 का और करोगे तो a ही आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने रेड डब्बे में बनाया है ना, 1 कैसे होता है, सेकंड वाले को जरा देखना, 1 प्लस a, मैंने कहा 1 होता है, तो a की वैल्यू एक बार 1 ले लो। तो अगर सर 1 प्लस 1 की बात करें तो ये और का रिप्रेजेंटेशन है, और में कोई सा भी 1 हुआ तो आउटपुट 1 ही मिलेगा। मैंने कहा राइट, अगर मैं a को 0 ले लूं तो सर a को 0 लोगे तो 1 और 0, और गेट में क्या होता था, कोई सा भी इनपुट अगर 1 है आउटपुट 1 मिलेगा। तो क्या आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो बेटा, a की वैल्यू 1 हो या फिर 0 हो, आउटपुट ऑलवेज 1 आ रहा है। आप a की वैल्यू 1 रख लो तो 1 प्लस 1 मैक्स मत लगाना, प्लस इज द सिंबल ऑफ और, नोटिस करना 1 और 1 का और करना, जरा ये और गेट था, 1 और 1 का और होता है 1, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं a को 1 लूं या 0, हमेशा आउटपुट 1 ही आ रहा है, तो a में अगर आप 1 जोड़ोगे 1 मिल जाएगा। जरा थर्ड इसकी प्रॉपर्टी को जरा देखना, सर a प्लस a तो 2a होना चाहिए तेरी मैथ्स में, लेकिन ये प्लस क्या रिप्रेजेंटेशन है सर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट। तो मैंने कहा a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1, अगर मैं a की वैल्यू 0 ले लूं तो सर 0 और 0, मैंने कहा क्या आएगा सर, और में अगर कोई सा भी 1 है तब आउटपुट 1 है। मैंने कहा नहीं, अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूं तो सर 1 और 1 कोई सा भी इनपुट अगर 1 हो जाएगा तो आउटपुट 1 आएगा। तो मैंने कहा भाई तू नोटिस कर, अगर तूने a को 0 लिया तो आउटपुट भी 0 आया, a को 1 लिया तो आउटपुट भी 1 आया, मतलब तुम जैसा ले रहे हो वैसे ही आ रहा है, तो a प्लस a हमारा हमेशा a ही होता है, राइट। इंटू बोल रहा हूं, लेकिन इंटू इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड। एंड क्या होता है पहले क्लियर कर लो सर, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है, अगर मान ली a की वैल्यू 1 है तो सर 1 इंटू 0, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा, नहीं तो 0 आ जाएगा। मैंने कहा a को 0 ले ले बेटा, तो सर 0 एंड 0, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा, ये तो 0 आ रहा है, तो इसीलिए बोला a इंटू 0, a की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा आउटपुट आपको 0 मिलेगा। सर आपने इसको रेड बॉक्स में क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैथ्स में भी देखो यही लगता है ना, a इंटू 0 0, तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। फिर a इंटू 1 दैट्स इज इक्वल टू a, 1 प्लस a 1 होता है, लेकिन a इंटू 1 हमारे पास a होता है। सर ये तो मैथ्स में भी रहता है, बिल्कुल, लेकिन क्या हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, नहीं, हमारे पास नॉर्मल बूलियन अलजेब्रा है। जरा समझना a की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है सर, या तो a 1 होगा या तो 0 होगा, मैंने कहा राइट। और डॉट क्या रिप्रेजेंटेशन है सर, एंड का होता है। मैंने कहा एंड का लॉजिकल जो ट्रुथ टेबल था उसमें हमने क्या बोला था, जब दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 एंड 1, तो सर ये तो 0 आएगा। मैंने कहा अगर a की वैल्यू 1 है तो सर 1 एंड 1, ये तो 1 आएगा, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। तो मैंने कहा यार जो भी मैं ले रहा हूं क्या वही आउटपुट मिल रहा है, मैंने 0 लिया तो आउटपुट 0 आ रहा है, 1 लिया तो आउटपुट 1 आ रहा है, तो जो भी आप लोगे वही आपको आउटपुट मिलेगा। तो a एंड 1 दैट इज इक्वल टू a। सर ये तो मैथ्स का जैसे, इसका लोड नहीं लेंगे, ये a इंटू a स्क्वायर होना चाहिए सर, आपने a क्यों बोला, मैंने कहा चेक करो हमारे पास यहां पर, जरा चेक करो a एंड a, ये कह रहे हैं a ही आएगा। डॉट किसका रिप्रेजेंटेशन है सर, एंड का रिप्रेजेंटेशन। एंड में क्या होता था सर, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, ठीक है। अगर मैं 0 ले लूं तो सर 0 एंड 0, तो सर दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। 1 ले लूं तो सर हमारे पास 1 एंड 1, तो जब दोनों इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा। मैंने कहा जरा ये देख, जो तू वैल्यू ले रहा है वही आउटपुट मिल रहा है, जो तू वैल्यू ले रहा है वही आउटपुट मिल रहा है, मींस a एंड a हमेशा a ही मिल रहा है। अगर तूने a को 0 लिया तो आउटपुट भी 0 आ रहा है, a को 1 लिया तो आउटपुट भी बना रहा है, तो a एंड a हमेशा आपको क्या मिलता है, a ही मिलता है। तो देखना a प्लस a बार, a में a बार को अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, वेक्टर बना दिया मैंने, इक्वल टू हमेशा बन रहता है। क्यों सर, मैंने कहा मान ले a की वैल्यू 1 है तो ये क्या बनेगा सर 1 प्लस 0,
प्लस मतलब सर प्लस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ और। मैंने कहा और में क्या होता है सर, दोनों में से कोई सा भी वन होगा आउटपुट वन। मैंने कहा दोनों में से एक है तो आउटपुट वन आ गया। मैंने कहा ए को जीरो ले ले, अगर ए को जीरो लेगा तो ये तो जीरो होगा, इसका जीरो का बार वन होता है, जीरो का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वन आएगा, राइट। तो ये प्लस क्या रिप्रेजेंटेशन है सर, प्लस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ और, इनमें से कोई सा भी अगर वन हुआ तो आउटपुट वन। मैंने कहा तो क्या देखो समझ आया, ए में ए बार जोड़ेगा हमेशा वन मिलेगा, यस। ए इंटू ए बार, एक वन है एक जीरो हो जाएगा, एक जीरो है तो दूसरा वन होगा, ये हमेशा जीरो आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत आसान है। ए अगर वन है तो ए बार क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर मैं वन इंटू जीरो करूंगा तो जीरो मिलेगा, जीरो इंटू वन करूंगा तो जीरो मिलेगा, ये तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है। ए का डबल बार, जरा ध्यान सुनना, किसी का एक बार करना मतलब जीरो का वन कर देना, वन का जीरो कर देना। डबल कॉम्प्लीमेंट मींस बैक टू बेसिक। जैसे मैंने कहा एक जीरो है, जीरो का ए बार करना तो सर इसका एक बार करोगे तो वन हो जाएगा। मैंने कहा इसका एक और बार करना तो सर वन का वापस जीरो हो जाएगा। तो आपने जिस चीज को ए लिया था उसका बार करा तो वन हुआ, और फिर डबल बार करा तो जीरो, वापस वही आ गया। तो दो बार कॉम्प्लीमेंट अगर आपका है, आपका अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट है या आप बार है तो आप वापस ए लिख सकते हैं। तो ये क्या है सर, ए डबल बार इंटू ए लिखा हुआ है। अब ए डबल बार क्या होता है, ए होता है, और ए इंटू ए स्क्वायर मैथ्स में होता था, यहाँ ए होता है, वही इक्वेशन लिखी हुई है। ये बेसिक कुछ चीजें हैं, ठीक है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब स्कूल में है नहीं थ्योरी का कुछ, चेंज दी साइन। आप लाइन को ब्रेक करें तो साइन को चेंज कर दें। कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल में मान लीजिए मैंने कहा ए और बी का बार बताना है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, लाइन को ब्रेक कर रहे हैं तो प्लस का डॉट कर दो, राइट। अगर मान लो आपका ए बी बार ऐसे है, तो अगर आप लाइन को ब्रेक कर रहे हैं तो साइन को चेंज कर दो, क्लियर। अगर मान लीजिए आपका कुछ ऐसा है, हमारे पास कुछ मान लीजिए ऐसा है, अगर मैं लाइन को ब्रेक कर रहा हूं या फिर बी पर तो पहले से ही सर एक बार था, एक और आ गया, और सी पर एक और बार ऐसे आ गया। सर अगर आप लाइन को ब्रेक कर रहे हैं सबको मिलेगा तो साइन हमारे पास चेंज हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। और सर बी के डबल बार को हम लोग यही लिख सकते हैं, मैंने कहा हाँ बी ही लिख सकते हो, ये ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डी मॉर्गन्स लॉ बहुत सिंपल सी बात हमें ये कहता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। मान लो कि हमारे पास ए प्लस बी डॉट सी का होल बार है, मैंने कहा अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप ऐसे कर लो, ए बार प्लस का आपने क्या कर दिया, डॉट कर दिया, और बी डॉट सी का होल बार। सर इन दोनों के बीच में भी ब्रेक करना है, तो मैंने कहा ठीक है कर लो, तो ये आएगा आपका ए बार डॉट ये बी बार प्लस सी बार, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन सेम ही होता है बाय डी मॉर्गन्स लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। अगर मान लीजिए आपका है ए डॉट बी डॉट सी हमारे पास द होल बार, और मान लीजिए इसमें और इसमें बार पहले से था, तो मैं अगर लाइन को ब्रेक करना चाहता हूं तो यहां पर ए बार के ऊपर डबल बार आ जाएगा, बी के ऊपर एक बार आ जाएगा, सी के ऊपर डबल बार आ जाएगा, इसमें यहां पर डॉट था तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक नंबर एक बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर डबल बार है तो उसको वापस ए लिख सकते हैं, ये आपका बी बार हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। दिस इज योर बुलियन एक्सप्रेशन, दिस इज योर बुलियन एक्सप्रेशन। इसका आउटपुट वाई लिखना है, ये आउटपुट हमारा जेड लिखना है, इसी में हम लोग पूरी इक्वेशन लगा देंगे, बुलियन अपना ट्रुथ टेबल में सब बनाते हैं। जरा देखना सर ये इनपुट ए है तो इसको यहां पर ए मिला होगा, ये यहां पर अगर आप देखें तो इसको ए मिल गया, हाँ सर ये क्या है, सर ये क्या है, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर रखा है, अबे खाली वायर पर पोटेंशियल सेम होता है, हाँ या ना। अगर तो यहाँ पे 5 वोल्ट देगा तो क्या 5 वोल्ट इसको और 5 वोल्ट इसको मिलेगा, हाँ 5 वोल्ट हमारे लिए 1 होता है, तो अगर ये 1 कर रहे हो तो इसको भी 1 मिलेगा, इसको भी 1 मिलेगा, 0 कर रहे हो तो इसको भी 0 मिलेगा, इसको भी 0 मिलेगा, सीधी सी बात। मतलब ये वाला जो तेरा इनपुट है बी आपको यहां पर भी है, बी आपका यहां पर भी है, और ये रहा आपका सी, ठीक है। अब पहला था नैंड गेट, नैंड मींस एंड प्लस नॉट, तो जो इसका आउटपुट होगा वो कैसा होगा सर, इन दोनों के बीच में डॉट लगाएगा और बार लगा देगा, ये तो करेगा। नैंड में एंड प्लस नॉट, तो एंड प्लस नॉट, सर ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और बार लगा देगा, इसने अपना आउटपुट दिया, ये आउटपुट यहां पहुंच गए। नॉट क्या करता है सर, इन दोनों को ऐड करके बार लगा देगा। मैंने कहा ठीक है, तो जो आउटपुट आएगा जरा देखना वो क्या आएगा सर, जो ये z आएगा ये इन दोनों को ऐड करके बार लगाएगा, तो a डॉट b बार प्लस हमारे पास b डॉट c बार का होल बार, होल बार की जगह उड़ी गई, कहां गया, चलो दोबारा लिख देते z। ये जब आएगा तो नॉट क्या करता है, दोनों को ऐड करके बार लगाएगा, तो इस वाले को लिखो पहले a डॉट b बार प्लस हमारे पास b डॉट c बार, और दोनों के ऊपर बार लगा दे, तो ये क्या है, तो इसको सॉल्व कर ले। देखो दिख रहा है इतने सारे बार है, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a डॉट b बार बार, और सर प्लस का मल्टीप्लाई कर दिया b डॉट c बार बार, दो बार अगर आपका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है इसका मतलब मैं इसको नॉर्मल लिख सकता हूं, हाँ। और दो बार कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो इसको मैं नॉर्मल लिख सकता हूं, हाँ। b इंटू बी क्या होगा सर, b स्क्वायर, लपड़ मारो तेरे को, a b c, ये आ गया। तो बेसिकली दिस इज अ नैंड गेट, दो इनपुट के लिए नैंड होता है a डॉट b, तीन इनपुट के लिए ये 3 इनपुट नैंड, खत्म। ये 3 इनपुट नेक्स्ट प्रेशर लिखना कैसे करना है, बहुत सिंपल है, पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा गेट है, नैंड गेट। नैंड क्या करता था सर, ये एंड प्लस नॉट है, एंड मींस डॉट, तो इन दोनों को डॉट करके बार लगा दो, इन दोनों का डॉट करके बार लगा दो। मैंने कहा ठीक है, ये अब आउटपुट इस पे आ गए। सर ये होता है नॉर गेट, इन दोनों को प्लस करके बार लगा दो, तो प्लस करके बार लगा दिया। सर ये तो बड़ा घिनौना है, मैंने कहा घिनौना तो तू भी है, झेल रहे हैं, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। जैसे आपने ब्रेक करा इसका साइन चेंज करा, सर इस पे 2 बार कॉम्प्लीमेंट, इस पर 2 बार कॉम्प्लीमेंट, उड़ा दे। मैंने कहा a b b c, मैंने कहा a इंटू a क्या होता है सर, a स्क्वायर, मैथमेटिक्स में यहाँ सर a ही रहता है, तो b इंटू b, b लिखा, ये आ गया। सर a डॉट b तो हमारे पास एंड गेट होता था, ये a डॉट b डॉट c क्या होता है, ये 3 इनपुट एंड गेट है। कोई बोले इसका ट्रुथ टेबल बना दो, सारे बच्चे देखना, कोई बोले इसका ट्रुथ टेबल बना दो, सच्चाई बताइए इसकी कि वैल्यूज के साथ ये क्या करेगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 इनपुट नहीं है, 3 इनपुट है, a
बी सी, 3 इनपुट के साथ आउटपुट बताना है। तो भाई जब 2 इनपुट थे ए और बी तो 4 पॉसिबिलिटीज थी, 3 इनपुट में होंगे 2 रेज़ टू पावर 3 पॉसिबिलिटीज, दैट इज 8। कैसे बनाना है जरा देखना, 4 बार इसको 0 लिखो, 4 बार इसको 1 लिखो, फिर इस पर 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1 लिखो, 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1 लिखो, फिर इसको 0 1 0 1 0 1 0 1, आपकी 8 पॉसिबिलिटीज आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। इफ वी हैव n inputs, तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर n। अब याद करिए जब आपके 2 इनपुट्स थे, इन सारे लॉजिक गेट्स में अगर आप बात करें तो आपके ये वाले लॉजिक गेट में 2 इनपुट थे, तो कितने पॉसिबिलिटीज आई, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1, खत्म। मैंने कहा कि इस बार आपके इनपुट कितने हैं सर, 3 ए बी सी, तो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 8। कैसे, मैंने कहा कि 4 बार 0 लिखो, 4 बार 1 लिखो, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1 0 1, 8 पॉसिबिलिटीज आ गई। अब जो आउटपुट है वो क्या है, ए एंड बी एंड सी। एंड गेट क्या होता था बेटा, सर एंड गेट होता था जब दोनों 1 हो तभी आउटपुट बनाएगा, राइट। मैंने कहा अगर 3 के लिए हो तो सर जब तीनों, जैसे मान लो कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एंड चपाती एंड स्पून, तो तीनों लाने के लिए बोल रहे हो ना भाई, इसमें कोई पॉसिबिलिटी थोड़ा है, आपने और वर्ड थोड़ा यूज करा, आप एंड यूज करोगे भाई, ये भी लाओ ये भी लाओ ये भी लाओ, तो कंडीशन है कि जब तीनों लाओगे तभी मेरे को खुशी होगी, अदरवाइज मैं गुस्सा ही करूंगा, राइट। तो ये देख करके कई बच्चे कहते हैं सर ये कैसे होगा, अरे जब तीनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, यही में, अदरवाइज ये 0 देगा, ये इसका ट्रूथ टेबल बन गया, खत्म। नहीं तो स्कूल में बच्चे जिनके पास कंप्यूटर साइंस की होती, वो बच्चे पता क्या करते हैं, एक बार 0 लेंगे 0 लेंगे 0 लेंगे, आउटपुट बनाएंगे, 0 हो जाएगा, हो गया। तो आपसे ट्रूथ टेबल बनाया जा सकता है, आपसे एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है। अब सारे बच्चे आराम से, मैंने कहा यार ये देखो चोकोबार है और चोकोबार के आगे यहाँ पे चेरी लगाया है, तो ये नैंड गेट है जिसको हम लोग डॉट एंड बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डॉट लगेगा और बार लगेगा, ये भी आपका नैंड गेट है जिसको आप डॉट एंड बार से करते हैं। ये हमारे पास नॉर गेट है, ये आपका नॉर गेट है, नॉर में प्लस और बार लगाया जाता है। सर ये हमारा और गेट है जिसमें से प्लस लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आउटपुट कैसे बनाते हैं। सर आपने ये जो ए दिया है, ये तो ए इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, मैंने कहा हाँ, तो ये क्या करेगा सर, ये करेगा ए इंटू ए का बार, मैंने कहा ए इंटू ए क्या होता है सर, ए स्क्वायर, पर मालूम देखो ए ही होता है, तो ये तो सर ए बार हो गया, मैंने कहा बिल्कुल यहाँ आ गया ए बार, जो आउटपुट है वो यहाँ से यहाँ आ गया। सर बी इसको भी मिलेगा बी इसको भी मिलेगा, मैंने कहा हाँ, तो ये क्या करेगा सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और बार लगा देगा, बी इंटू बी क्या होता है सर, बी ही होता है, ये आ गया बी बार। अब ये नॉर गेट के पास चला गया, नॉर गेट क्या करता है सर, इन दोनों को ऐड करेगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करना कर सकते हो, ठीक है। ये बी यहां से चलते चलते यहां आ गया, ये भी यहां तक आ गया, फाइनल जो आपका आउटपुट y है, ये आपका जो फाइनल आउटपुट y है वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में और गेट लगाए, दोनों को प्लस कर दो, ये वाला चीज सर ए बार हमारे पास ए बार प्लस बी बार का होल बार प्लस बी। सर देखने में घिनौना लग रहा है, बिल्कुल, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो सर ए डबल बार और प्लस का डॉट कर दिया, हमारे पास बी डबल बार और ये प्लस हो गया, मैंने कहा ए डॉट बी किसी का डबल बार है प्लस सी, ये आपका आउटपुट हो गया। सर ये कौन सा गेट है, कोई नॉर्मल नाम वाला गेट हमारे पास नहीं है, ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है सारे बच्चे। अगर कोई बोले सर इसका ट्रूथ टेबल बना दो, ध्यान सुनना, सी कहां है यहाँ पर, ये तो बी है, हाँ ये हमारा तो बी था, तो ये ए डॉट बी प्लस बी, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई, क्या मैं इसको अपना 1 लिख सकता हूं ये पूरे को, हाँ 1 इंटू बी, तो 1 इंटू बी क्या होता है, हमारे पास बी होता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मेरे को कोई बोले इसका ट्रूथ टेबल बना दो, इस पूरे सर्किट का ट्रूथ टेबल, तो सर 2 ही इनपुट्स थे ए बी और वाई, तो 4 पॉसिबिलिटी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो सर जो भी आउटपुट आ रहा है वो तो बी के बराबर आ रहा है, जो भी आपका आउटपुट आ रहा है वो तो बी के बराबर आ रहा है, मैंने कहा मतलब बी की वैल्यू जो भी होगी वही आपका आउटपुट रहेगा, यस खत्म। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले ठीक है, ये ए है बी है, तो ये और गेट है, तो इन दोनों को ऐड करेगा, ये सी यहां से आया, सर ये एंड गेट है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, ये रहा आउटपुट। इन्होंने ए बी सी के कुछ वैल्यूज दिए, या तो 1 हो 0 हो 0, तो क्या इसमें आउटपुट बना रहा है, अगर ए बी सी की वैल्यू ये है तो क्या आउटपुट बना रहा है, अगर ए बी सी की वैल्यू ये है तो क्या आउटपुट बना रहा है, हमें चेक करना है। तो मैंने कहा ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में डालते हैं और चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ए बी और सी ये था, तो मेरे पास वैल्यू डाला है ए प्लस बी इंटू सी, तो 1 प्लस 0 इंटू 1, तो ये प्लस साइन किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ये मैथ्स नहीं है, प्लस साइन और है ना। तो अगर आप और की बात करेंगे बेटा तो क्या होता है सर, कोई सा भी 1 हुआ तो आउटपुट 1, तो हाँ तो ये 1 है, तो सर इसका आउटपुट 1 आ जाएगा, और डॉट का मतलब होता है एंड, तो 1 डॉट 1 1 है, तो सर आउटपुट 1 आ गया, तो आंसर है। सर इसमें नहीं आएगा, मैंने चेक करके देख लो, अगर मैं ए प्लस बी करूं तो 1 प्लस 0 डॉट 0, तो 1 प्लस 0 1 आएगा, नॉर्मल मैथ्स लगा लेना, इंटू 0, इसका आउटपुट 0 है सर, ठीक है। इसको क्या ले लिया, z ले लिया। तो बेसिकली अगर आप y को बात करेंगे तो z प्लस z का बार की बात हो रही है, तो z प्लस z 2z थोड़ा होगा, तो z बार हो जाएगा, है ना। तो वैसी ही कहानी है, तो मैंने कहा कि अगर आप नोटिस करें तो ये और ये चीज सेम है, प्लस होगा तो ट्वाइस थोड़ा होगा, ये a प्लस b का बार का होल बार, 2 बार कॉम्प्लीमेंट a प्लस b, ये कौन सा गेट होता है सर, ये तो और गेट होता है, जब दोनों के बीच में प्लस हो तो ये और गेट है, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज योर आंसर। जो इसका आउटपुट होगा बिल्कुल और गेट के जैसा आपको बनाना है, ट्रूथ टेबल कोई पूछेगा, पूछा जा सकता है कि कौन सा हमारे पास, सारे बच्चे आप लोग जो सोच पा रहे हैं प्लीज जरा बताना, ये बनता है। तो कैसे चेक करते हैं सारे बच्चे, कैसे चेक करते हैं सर, अगर Vp माइनस Vn, पी साइड का पोटेंशियल और एन साइड का पोटेंशियल, अगर हाई पोटेंशियल ये है तो ये अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो ये फॉरवर्ड बायस में लेंगे, और Vp माइनस Vn अगर लेस देन 0 आ रहा है तो ये हम लोग रिवर्स बायस में लेंगे, और अगर इक्वल टू आ रहा है तो आपने कोई बायसिंग ही नहीं करा, यस। अगर हम लोग देखें तो इसको हम कहेंगे नो बायस्ड,
नो बाइसिंग, इसमें आपने कोई बाइसिंग ही नहीं करी है, कोई वोल्टेज ही नहीं लगाया, राइट। सेकंड वाले में सबसे पहला काम है पी साइड को मेंशन कर लेना, पीएन 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 पीएन। तो आपको अपने पीवाईक्यूज में बहुत सवाल इसी कैटेगरी पर मिलेंगे, आसान होते हैं। तो आप यहाँ पे लोअर पोटेंशियल एक्चुअली में चेक करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो वीपी माइनस वीएन जब आप निकालेंगे तो 0 - 5, तो सर लेस देन वोल्टेज आ रहा है, नीचे लोअर है, ये हायर है, तो ये हमारा रिवर्स बायस हमारे पास होगा। यस सर। फोर्थ वाले में मैंने कहा वीपी माइनस वीएन, तो जैसे आप निकालेंगे तो 5 माइनस ऑफ -5, तो दैट इज +10, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मींस ये हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल, ये आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका हायर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल, ये आपको चेक करना होता है। तो अगर आप देखें तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। अगर आप चेक हायर एंड लोअर पोटेंशियल, आपने चेक करा, फिर आपने चेक करा डायरेक्शन ऑफ करंट, चेक करिए डायरेक्शन ऑफ करंट, हायर टू लोअर कर लीजिए, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इफ इट मैचेस एरो ऑफ डायोड, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस होगा, और अपोजिट है एंड इफ अपोजिट तो ये रिवर्स बायस होगा। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ चेक करके बताना होगा कि फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायस। ये भी आप एक तरीका है, ठीक है। दूसरा एक और तरीका करंट से भी चेक करा जाता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, एक और तरीका, अगर फॉरवर्ड बायस ये है तो पी साइड से करंट आने की कोशिश कर रहा है, फॉरवर्ड बायस ये है तो पी साइड से करंट आने की कोशिश कर रहा है, रिवर्स बायस में एन साइड से करंट जाने की कोशिश कर रहा है। तो फॉरवर्ड बायस में आप लिख सकते हैं करंट ट्राइज टू एंटर फ्रॉम पी साइड, एंटर फ्रॉम पी साइड, तो फॉरवर्ड बायस ये होगा। रिवर्स बायस की अगर आप बात करेंगे बेटा, करंट ट्राइज टू एंटर फ्रॉम एन साइड, फ्रॉम एन साइड, ये आपका रिवर्स बायस होगा। तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अगले सवाल जिसमें फॉरवर्ड बायस में उसको कैसे रिप्लेस करना है, अगर आप चेक करना नहीं जानते तो डेफिनेटली अगला सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। तो चेक करने में आई थिंक आपको कोई दिक्कत इन सर्किट, डायोड इन सर्किट, कभी भी आपको डायोड सर्किट में मिले तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा सवाल आपको इसी पर मिलेंगे कि अगर आपका कोई भी डायोड है वो आपको किसी सर्किट में मिल जाए, जैसे मान लीजिए ये आपको सर्किट में, ये आपका सर्किट में है, ये आपका सर्किट में है, ये आपका सर्किट में है, ये आपका सर्किट में पूरा डायोड है ना। तो कभी भी आपको डायोड अगर सर्किट में मिल जाए तो उनका करा क्या जाता है, सबसे पहला काम होता है कि आप पी और एन मार्क करेंगे, ठीक है, पी और एन मार्क करेंगे पहला। फिर हमारे पास पहला स्टेप है चेक कि ये फॉरवर्ड बायस में है या फिर हमारे पास रिवर्स बायस में, ठीक है। चेक करेंगे ये फॉरवर्ड बायस में है या फिर रिवर्स बायस में। अब रिवर्स बायस में नो करंट इज अलाउड, नो करंट इज अलाउड, कोई भी करंट ये रिवर्स बायस में अलाउ नहीं करता पास होने के लिए। अगर मान लो करंट इधर से आ रहा है तो ये पास होने के लिए अलाउ नहीं करेगा, तो आप इसको हटा करके रिप्लेस करके ओपन सर्किट, रिप्लेस विद ओपन सर्किट, पूरे सर्किट में डायोड को हटा करके आप क्या कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, क्लियर। अगर ये फॉरवर्ड बायस में है तो आपको चेक करना पड़ेगा दो चीजें, हो सकता है ये आइडियल डायोड हो। सर आइडियल डायोड मतलब आपको नी वोल्टेज वी नी की बात हो, या फिर सिलिकॉन जर्मेनियम, नथिंग इज मेंशन्ड, कोई भी चीज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, नथिंग इज मेंशन्ड। मान लो अगर आपको सवाल में, ये कई बच्चे भूल जाते हैं, क्वेश्चन में बोला था नी वोल्टेज दे रखा है, राइट, ये बोला, या फिर सिलिकॉन डायोड है या जर्मेनियम डायोड, अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये एक आइडियल डायोड आप मान सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में करंट को अलाउ करेगा, तो आप इसको रिप्लेस बाय शॉर्ट वायर, ये करंट अलाउ करेगा रिप्लेस बाय शॉर्ट वायर, तो आप इसको शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि करंट को जाने देगा, तो उस डायरेक्शन में आप इसको शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दीजिएगा। अगर मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन में नी वोल्टेज दे रखा हो, ठीक है, हमारे पास वी नी, मैं यहां पे लिख देता हूं रियल डायोड, ठीक है, रियल डायोड, अगर उन्होंने नी वोल्टेज क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया है या फिर बोल दिया सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, तो आपको याद रखना है सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, जर्मेनियम का 0.3 होता है। आपको हो सकता है सिर्फ नाम दे और चेक करिए आपको पता भी है या नहीं, ठीक है। हमारे पास या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी कुछ बोला है या नहीं भी बोला है, देखेंगे हम क्वेश्चन में फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस भी ऑफर करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए अगर आप नोटिस करें तो रियल डायोड को हम लोग कैसे करेंगे, जो आपका हायर पोटेंशियल यहां पर फॉरवर्ड बायस में ये हायर होगा, तो रिप्लेस बाय अ बैटरी, आप डायोड की जगह एक बैटरी से रिप्लेस करेंगे जिसकी वोल्टेज होगी नी वोल्टेज, और अगर आपको फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दे रखा है तो एक रेजिस्टेंस भी आप लोग अपना मान लेंगे। सर अगर रेजिस्टेंस नहीं दे रखा होगा तो नहीं मानेंगे, अगर वोल्टेज या कुछ नहीं दे रखा होगा तो नहीं मानेंगे, शॉर्ट वायर ले लेंगे। तो बैटरी का हायर पोटेंशियल किस साइड होना चाहिए, ये गलत रहा तो दिक्कत हो जाएगी, समझना। आपके लिए पी साइड ये है, एन साइड ये है। करंट फॉरवर्ड बायस में किससे आना चाहता है, ऐसे आना चाहता है। नी वोल्टेज क्या था, एक रेजिस्टिव वोल्टेज था कि भाई इतना वोल्टेज तो दो तभी करंट पास होएगा सर्किट में। अगर आपने ग्राफ देखा होगा फॉरवर्ड बायस का, तो सर फॉरवर्ड बायस में हमारे, वो स्लाइड डिलीट कर दिया, फॉरवर्ड बायस में नी वोल्टेज तक तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, राइट। तो जो आपका यहाँ पे पी साइड है और एन साइड है, उसमें याद रखना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास करंट कैसे जाना चाहिए, करंट ऐसे जाना था फॉरवर्ड बायस में। अगर ये डायोड फॉरवर्ड है तो करंट ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, तो इसको अपोज करने के लिए वो वाली बैटरी बना देना, ठीक है। अपोजिशन में ये हमारे पास बैटरी बनाई जाती है, ये अपोज करेगी करंट को। अगर सिलिकॉन होगा तो 0.7 वोल्ट की बैटरी बनाऊंगा, पोलैरिटी उल्टी करती है, आंसर गलत हो जाएगा। जर्मेनियम होगा तो 0.3 वोल्ट की बैटरी बनाऊंगा। दूसरी बात, अगर सर कोई वोल्टेज मेंशन ही नहीं है तो मैं सीधे एक आइडियल मतलब केस मान करके एक शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दूंगा। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? हां या ना? सिलिकॉन डायोड है जिसका नी वोल्टेज कितना होता है 0.7 वोल्ट, मतलब जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज इज नॉट ग्रेटर देन 0.7 करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। यही तो होता था, अगर आप ग्राफ में देखें नी वोल्टेज के बाद ही तो करंट बनता था। अब आपने एक्सटर्नल कितना लगाया 0.3, तो हमारे पास V एक्सटर्नल इस केस में दैट इज 0.3 और V नी दैट इज इक्वल टू 0.7। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि सर इसको आपने कहा था बैटरी बना दे, मैंने कहा हां, तो 0.7 वोल्ट की बैटरी बना दी। यहां पर एक बैटरी है हमारे पास 0.3 वोल्ट की, मैंने कहा राइट, और सर ये रहा रेजिस्टेंस। तो अब करंट हमारे पास ऐसे फ्लो होने लगेगा क्योंकि ये हायर बैटरी है सर ना, हमारे पास नी वोल्टेज से आपको ज्यादा एक्सटर्नल वोल्टेज रखना पड़ेगा, तभी जाकर के फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा। क्लियर? तो जरा ये चीज समझना, इसमें अब हमारे पास नी वोल्टेज का 0.7 आपने लगाया ही 0.3 है, तो क्या इलेक्ट्रॉन बैरियर को जंप कर पा रहा होगा? नहीं। तो इस केस में हमारे पास करंट दैट विल बी इक्वल टू 0, करंट नहीं फ्लो हो पाएगा। क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड बायस का ग्राफ देखेंगे बेटा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा था, नी 0.7 वोल्ट था, तुमने अप्लाई कितना किया है? तुमने अप्लाई किया है 0.3 वोल्ट, तो 0.3 वोल्ट पे क्या करंट बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लो कि मेरा यही जो सवाल है, ठीक है, यही जो सवाल है, इसमें मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज, ठीक है, मैंने इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज इस बार 0.3 की जगह 1.3 कर दिया है। ध्यान से देखना, हमारे पास इसकी जगह पर 1.3 वोल्ट कर दिया है, तो ये हायर है, ये लोअर पोटेंशियल है, फॉरवर्ड बायस होगा। और मैंने कहा ये सिलिकॉन डायोड, इस बार ये आइडियल था, अब मतलब ये यहां पर हां सिलिकॉन लेकर चले तो 0.7 था। अब मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज दिया है V एक्सटर्नल दैट इज 1.3 और V नी दैट इज 0.7।
अब आप जो भी वोल्टेज दे रहे हो 0.7 से ज्यादा तो क्या करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? हाँ ऑब्वियसली। तो मैं ये कह रहा हूं कि 0.7 वोल्ट तक तो ये अपोज कर रहा है। तो अगर आप नोटिस करें हमारे पास इस सर्किट में आप एक बैटरी बना लेंगे इसको 0.7 वोल्ट की, क्योंकि ये करंट को अपने अंदर से जाने नहीं देगा 0.7 तक, और ऐसा कन्वर्ट करके आप अपना रेजिस्टेंस बना लेंगे। समझ आया? ये बैटरी किधर करंट फ्लो कराना चाहती है बेटा? ये बैटरी सर इधर करंट फ्लो कराना चाहती है। ये 0.7 वोल्ट तक तो जाने ही नहीं देगा। तो आपने ये क्या करा, 0.7 माइनस कर दिया और फिर ये लीनियर पार्ट है। अगर ये लीनियर पार्ट है तो आप अपना ओम्स लॉ यहां पर लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने अपोजिशन बेसिकली यहां पर बनाया। बात समझ आई? ये सुनो सारे बच्चे। भी सवाल आएंगे बच्चे तो सर किस लिमिट तक हम लोग पोटेंशियल दिया है? ये बैटरी करंट कैसे फ्लो कराती है? सर करंट डायोड नहीं होता तो ऐसे फ्लो कराती है, पी साइड से एंटर कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए और एरो भी इस डायरेक्शन में, तो कई करंट अलाउ करेगा। हाँ तो आप याद रखिए डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है। देखो पता करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक आप हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल से बात कर सकते हैं, पी को हायर पोटेंशियल एन को लोअर पोटेंशियल। दूसरा अगर ये डायोड नहीं होता तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता, हाँ, या एरो भी इसका उसी डायरेक्शन में है, राइट, तो फॉरवर्ड बायस हुआ हमारे पास। तीसरा करंट अगर पी साइड से एंटर कर रहा है तो फॉरवर्ड बायस, किसी भी तरीके से आप पता करिए। अब अगर मेंशन्ड नहीं है तो मैंने कहा ये आइडियल